ये है वीडियो, आप इसे देख लीजिए। और जैसे तेरी बीवी को धमकी कर रही हूँ पर वैसे ही अब तेरे बेटे को भी मार के ही जम लूंगी मैं। तेरे छोटे बेटे को भी मार दूंगी। पहले तेरे बड़े बेटे को मारूंगी, फिर तेरे छोटे बेटे को फेंक दूंगी। ये कुछ ऐसी चीजें कर चुका है जिससे कुछ लोगों की डेथ हो गई है। इन सब लोगों का इलाज क्या है? हो जाता है सर, एक हद तक इलाज हो जाता है। हाँ, एक हद तक, उसके आगे ये हमारे परिवार के लोगों का दिमाग इसे मानने में बहुत टाइम लगा देता है कि इसके साथ बीमारी नहीं है, इसके साथ कुछ और है। तो क्या हमने किसी सोल के साथ कुछ भी गलत किया था जिस वजह से उसने हमें पोजेस किया? ये प्रॉब्लम्स कार्मिक होती है। ये वाला सवाल तो जीने मरने का है। मेरे पास पैसे कम है तो मेरे साथ ही क्यों, या मेरे पास छोटी गाड़ी है तो मेरे पास ही क्यों, या मैं इस घर में पैदा हुआ तो मैं इस घर में ही क्यों, मैं इस रिलेशनशिप में क्यों का जवाब कभी नहीं मिलता। वी आर द क्रिएटर्स। हम अपनी लाइफ के जिम्मेदार खुद ही हैं, लेकिन जो चीजें आपने प्लान करके करी हैं उसके जिम्मेदार तो आप ही हो। जस्ट टू हैव वन मेल चाइल्ड, लोगों ने बहुत सारी गर्ल चाइल्ड अबॉर्ट करी। आपने नेचर के सिस्टम के खिलाफ काम बिल्कुल, तो वो कभी ना कभी तो सामने आएगा। आज की डेट में भी बहुत सारी जगहों पर बहुत कम होता है, लेकिन अभी भी होता है कि फीमेल अगर चाइल्ड हुआ तो उसको कूड़े पे फेंक दिया या मार दिया, या ऐसी सिचुएशंस में उसको रखते हैं, या फिर अगर पहले ही पता लगे तो आज भी इलीगल तरीके से अबॉर्शंस होते हैं। तो आप ये कह रहे हैं ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये आपको भी भोगना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आप किल कर रहे हो, अगर आप किसी नेचर के रूल के खिलाफ जा रहे हो, तो वो एक ना एक जन्म में आपके सामने भी आएगा। बिल्कुल आएगा। हेलो, हाय, वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। एक और पॉडकास्ट हम आपको आज जो दिखा रहे हैं, क्योंकि अब तक के हाइलाइटर से और थंबनेल से आप इतना तो समझ गए होंगे कि हम बात करेंगे आपके कर्मों की, आपकी प्रॉब्लम्स की, आपके उस सवाल की जो हर बार आता है ना, हर सवाल के आखिर में आता है क्यों, मेरे साथ ही क्यों, या मैं ही ऐसा क्यों, या मेरे आसपास ही ऐसा क्यों। उन हर क्यों के सवाल का जवाब कैसे मिल सकता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, आत्मा, सोल, पुनर्जन्म, इन सब के बारे में हर कोई बात तो करता है, उसे शायद बहुत सारे पॉडकास्ट के अंदर जवाब भी मिल जाते हैं, लेकिन क्या ये एक्चुअल में वैसा ही होता है जैसा हम सुनते हैं? तो इन्हीं सवालों की खोज के लिए मैंने एक गेस्ट को आज आमंत्रित किया हमारे स्टूडियो में। और इन गेस्ट की खासियत मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ हम स्पिरिचुअलिज्म को सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म की भाषा में समझते हैं, वहीं अगर इसको हम साइंस की भाषा में या फिर साइंटिफिक तरीके से, लॉजिकल तरीके से समझें तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक लगती है। तो मैं वेलकम करता हूँ, आप भी वेलकम करिए। प्रतीक बजाज जी हमारे बीच हैं। सर, मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी और बहुत सारी चीज़ों को आपने साइंटिफिक तरीके से समझाते हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं साइंस की भाषा में ही आपसे सारी चीज़ों को समझूँ, खासकर उन चीज़ों को जिन्हें हम भूत, प्रेत, आत्मा, बाधा, इन सब चीज़ों से आंकते हैं, ग्रह दशाएं और ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारे पॉडकास्ट में लोग ये कहते हैं, और बहुत सारे लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेट भी किया कि देखो यहाँ मैं भूत बुला सकता हूँ, यहाँ मैं आत्मा बुला सकता हूँ। बहुत सारे लोग इस पर बिलीव करते हैं, बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते हैं। क्या किसी की बॉडी को ये पॉसिबल होता है या नहीं होता, मुझे आप बताना। क्या किसी की बॉडी को कोई आत्मा पोजेस कर सकती है? क्या कहते हैं कि भाई इसके अंदर मुझे लगता है किसी आत्मा या प्रेत या जिन्न आ गया है, ये सब होता है या नहीं होता है ये सब? या फिर क्योंकि कहते हैं ना एक स्किज़ोफ्रेनिया एक डिसऑर्डर होता है, ये उसकी वजह से है? देखिए, स्किज़ोफ्रेनिया एक डिसऑर्डर होता है जी। लेकिन आप इसे नहीं कह सकते कि ये इस तरह की परिस्थिति नहीं होती। अच्छा, ये दोनों होती हैं, दोनों अपनी स्किज़ोफ्रेनिया अपनी भी जगह होता है। है और हाँ, ये हाँ, पोजीशन भी होता दोनों है, अपनी अपनी जगह हैं, क्योंकि दोनों परिस्थितियां पैदा होती हैं। ठीक है। लेकिन अभी जैसा मेरा एक ना बड़ा रीसेंट केस है, मैंने उसका एक छोटा सा हिस्सा वीडियो में शूट किया था। अच्छा। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे प्रोफेशन में हम रखते हैं अपने पास कि ये हमने इस पे काम किया, ओके। ये चीज़ देखी जो कुछ नहीं हुई। मैं आपको उसका एक क्या था? लाइव दिखाता हूँ। ये है वीडियो, आप इसे देख लीजिए। और प्रत्युष, जवाब दे मेरी बात का। डॉक्टर की चलेगा? जैसे तेरी बीवी को धमकी कर रही हूँ पर वैसे ही अब तेरे बेटे को भी मार के ही जम लूंगी मैं।
चाहे तू अपने बेटे को बाहर का खिला या ना खिला, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो समय पंडित भी। देख लेंगे। कैसे तेरे छोटे बेटे को भी मार दूंगी, पहले तेरे बड़े बेटे को मारूंगी, फिर तेरे छोटे बेटे को फेंक दूंगी। रात को आती हूँ। सर देखने में काफ़ी ये मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है। देखिए मैं आपको ये बोलूँ कि तो क्या वर्ड्स मुझे देखिए, बोलने चाहिए। हिंदी बट में ये हिंदी में हम लोगों को ना मैं भूत भगाता हूँ जी ना मैं ओझा हूँ, ये एक पैरानॉर्मल एक्ट है। बहुत साइंटिफिक तरीके से बताता हूँ, एक पैरानॉर्मल एक्ट है, ये स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है। ओके ये बच्चा 10 साल से, ये हार्डली 25 साल का है, ये 15 साल का था तब से पजेस्ड है। ये कुछ ऐसी चीज़ें कर चुका है जिससे कुछ लोगों की डेथ हो गई है, ओके बट ये पजेस्ड है, इसको कोई बीमारी नहीं है। अब जिनका ये बच्चा है वो पढ़े लिखे गस्टेड ऑफिसर हैं, अच्छा हाँ, दुनिया भर में घूम चुके हैं इसके इलाज के लिए। तो ऐसा है कि जब तक ये चीज़ें आपके सामने नहीं आती, मैं मानता हूँ तब तक मानना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग एक स्कूल में उस तरीके से हुई है कि हमें हर चीज़ में लॉजिक चाहिए हमें। लेकिन हम जिस वर्ल्ड में जी रहे हैं, एक और वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ह्यूमन फॉर्म की हुई चीज़ें हैं। अच्छे अच्छे लोगों ने पैरानॉर्मल के ऊपर रिसर्च की है, उसके ऊपर काम किया है। ये वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अब तो आपके सामने ही है आपके सवाल का, मैंने इसलिए आपको ओरल आंसर नहीं दिया कि आप मेरी बात को सुनो और मानो। मैंने कहा आप देखो कि अब ये तो स्किज़ोफ्रेनिया जैसा नहीं लग रहा, और मेरे फ़ोन में ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स हैं, बिकॉज मैं 12 साल से ये चीज़ें देख रहा हूँ। तो इन सब लोगों का इलाज क्या है? हो जाता है सर, एक हद तक इलाज हो जाता है। अच्छा हाँ, एक हद तक, उसके आगे कितने देखो ऐसा होता है, मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल सटीक बात बताता हूँ जी। जैसे आपको ना बुखार होता है तो जब बुखार होना शुरू होता है आपकी बॉडी फाइट करती है, बिल्कुल बुखार के लिए फाइट करती है, ठीक है ना। तो जब वो फाइट चल रही होती है, बॉडी का टेम्परेचर में वेरिएशंस आ रहे होते हैं, है ना। ऐसे ही जब कोई पजेस्क होता है ना, कोई सोल आपकी बॉडी को पजेस करने की कोशिश कर, इनिशियली वो फाइट करती है, तो स्प्लिट पर्सनालिटी दिखती है। ओके तो शुरू में कम, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा। एक टाइम ऐसा आता है कि आप गिव अप कर देते हो कि अब मेरे साथ जो करना है कर ले। उस स्टेज में निकालना बहुत मुश्किल होता है, उससे पहले कि किसी भी स्टेज में बाहर निकाल सकते। ओके अगर आप उस स्टेज तक पहुंच गए ना, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक कैंसर की तरह है कि कैंसर जितना की पहले आप इसको हाँ। डिटेक्ट करके आप ट्रीटमेंट ले लोगे, उतना जल्दी आप इससे निपट लोगे। हाँ, देखो मैं इसे कोई प्रमोट नहीं करता, ये सबके साथ नहीं हो रहा, बट प्रॉब्लम तो है सर, प्रॉब्लम समाज है। में हाँ, जितने लोग देख रहे हैं वो भी उनके आसपास जरूर उनको एक दो केसेस ऐसे पता होंगे कि अरे उनके यहाँ ऐसा, अरे उनके यहाँ ऐसा है, रिलेट करते हैं लोग। हाँ हाँ, प्रॉब्लम बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल। लेकिन जब ये होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा खुद का दिमाग जी या हमारे परिवार का लोगों का दिमाग इसे मानने में बहुत टाइम लगा देता है कि इसके साथ बीमारी नहीं है, इसके साथ कुछ और है। तो हम लेट्स फिगर आउट समवन जो हमें हेल्प कर सके। ये एक दिक्कत है, प्रॉब्लम है। आप मान लो और उसकी तरफ जितनी जल्दी मान लोगे उतनी जल्दी उससे बाहर हो जाओ। सर क्या ये मैं मान सकता हूँ कि अगर किसी भी क्योंकि इस वीडियो में कहीं मैं सुन पा रहा था कि तुमने मेरी आधी एनर्जी ली, ऐसा कुछ करके वो बोल रही है या बोल रहा है, तो क्या हमने किसी सोल के साथ कुछ भी गलत किया था जिस वजह से उसने हमें पॉजेस किया? ये सरकमस्टांशनल होता है। ओके अब जैसे हम इस कमरे में बैठे हैं जी, ठीक है, मान लें ये घर है, एक नई बिल्डिंग बनी है, आपने यहाँ एक नया फ्लैट लिया है, ठीक है ठीक है। इससे पहले ये खाली जगह थी जहाँ पर किसी एक बच्चे को दफन किया गया था, मैं उदाहरण के तौर पे आपसे कह रहा हूँ जी। ठीक है। अब उसको खुदवाया गया, उस पर एक बिल्डिंग बना दी, और वो नहीं चाहता था कि यहाँ कोई आए। बिल्डिंग बनने तक उसने कुछ नहीं किया, आप रहने आ गए जी, ठीक, आप उसके एरिया में रहने आ गए, और वो वैसे भी मुक्त नहीं हुई है, यहीं पर ही फंसी हुई है। तो उसका अपना एक, जैसे समझना एक
आप एक कुत्ते का पिल्ला है छोटा सा, नया आप लेके आए घर पे पपी अपने लिए, आपने उसको एक कमरे में बंद कर दिया बांध के, जी खाना देते हो उसको मगर खोलते नहीं उसे, 1 साल बाद क्या करेगा वो पागल हो जाएगा, पागल हो जाएगा, काटेगा। आप जाओ उसके पास। तो ये भी ऐसे ही है, ये तो फंसा हुआ है यहाँ पे, जा नहीं पा रहा जहाँ जाना है, जर्नी आगे नहीं बढ़ रही है, तो वो उसका टेम्परामेंट बढ़ा हुआ है। बिल्डिंग बन गई, आपने फ्लैट लिया, आप रहने आ गए और वो वहीं बंधा हुआ है, बस वो वही कर रहा है जो वो डॉगी आपके साथ करता। वो दिखता है, ये दिखता नहीं है। अब इसकी पावर्स कितनी है, ये कर क्या सकता है, बॉडी में चला जाएगा, आपको परेशान करेगा। उसका आइडिया ये है, आप यहाँ से, वो अपने लिए कुछ ढूंढ रहा है, आप तो रास्ते में आ गए उसके बीच में। क्योंकि आप उसकी रास्ते का एक रोड़ा बन गए, इसलिए वो आपको हटाने की कोशिश करता है या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम। कई बार दूसरा भी सिनेरियो होता है कि किसी ने इंटेंशनली आपके साथ कुछ किया है, वो भी होता है, ऐसा नहीं कहूँगा वो नहीं होता है, बहुत सारी टाइप की चीज़ें होती हैं। लेकिन वही बात फिर कि क्यों हो रहा है ये जाने बिना। लेकिन जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो आदमी सीधे ये सोचता है कि हमें किसी तांत्रिक के पास जाना होगा। क्या सिर्फ तांत्रिक ही इसका एक उपाय दे सकते हैं? तांत्रिक, जैसे हम कहते हैं ना कि देसी इलाज या MBBS प्रैक्टिशनर, तो तांत्रिक या पैरानॉर्मल रिसर्चर, डिपेंडिंग ऑन आप क्या चाहते हैं। ओके। क्योंकि आप, ऐसा नहीं है कि इंडिया में पैरानॉर्मल पर रिसर्च करने वाले लोग या उस पर काम करने वाले लोग हैं नहीं, बट आपकी चॉइस तांत्रिक है। आप किसी पढ़े लिखे समझदार से जो उस डायरेक्शन में फील्ड में पढ़ाई कर रहा है या काम कर रहा है, उससे भी बात कर सकते हो, वो आपको थोड़ा बेहतर गाइडेंस दे देगा कि भाई लगभग ऐसा सिनेरियो है, आप ऐसा कुछ कर लो, ऐसा कुछ हो सकता है। पहले सिम्टम समझेगा, आपको बताएगा, या जो प्रोफेशनली इसे ट्रीट करता होगा उसके पास आपको भेजेगा, वो जानकारी रखता होगा। तो बहुत सारे साइकिक्स हैं जो इस बारे में बहुत इजी पता करते हैं, या पैरानॉर्मल पे काम करने वाले लोग हैं। मैं भी उनमें से हूँ जो थोड़ा बहुत इस फील्ड को समझता है। तो आप ये मानते हैं कि इनमें यही जो चीज़ें हैं, जो एंटिटीज़ हैं, पैरानॉर्मल एंटिटीज़ हैं, इनकी वजह से लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं? हमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी के ऊपर कोई पोजीशन है तो डायरेक्ट वो आपको जान से मारेगा। किसी की लाइफ की पैसे की प्रॉब्लम, करियर की प्रॉब्लम, जॉब की प्रॉब्लम, या फिर रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, कंसीव नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम्स भी क्या ये पैरानॉर्मल एंटिटीज़ की वजह से हो जाती हैं? हो सकती हैं, बट मेरा इसके ऊपर से ये रहता है कि ये वाली प्रॉब्लम्स कार्मिक ज़्यादा होती है। ओके। ये प्रॉब्लम्स कार्मिक होती है। ये वाला सवाल तो जीने मरने का है। जब आप पोजेस्ड हो या ऐसे इन्फ्लुएंस हो, तो फिर आपको पैसा रिश्ता नहीं सूझेगा। आप तो अपने सेंसेस में कितने हो, आप तो एक अलग दुनिया में चल रहे हो और मल्टीपल चीज़ें कैरी करके चल रहे हो, उस समय तो सवाल जीने मरने वाला हो जाता है। वो अलग डायरेक्शन है, वो डायमेंशन डिफरेंट है। मेरे पास पैसे कम है तो मेरे साथ ही क्यों, या मेरे पास छोटी गाड़ी है तो मेरे पास ही क्यों, या मैं इस घर में पैदा हुआ तो मैं इस घर में ही क्यों, मैं इस रिलेशनशिप में क्यों का जवाब कभी नहीं मिलता। क्या ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी वजह से पैदा होती हैं, या ये एक नेचुरल वे है, हम कुछ कर नहीं सकते? तुषार जी, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। अच्छा। बिकॉज वी आर द क्रिएटर्स। हम अपनी लाइफ के जिम्मेदार खुद ही हैं। कोई भी और, भगवान या चित्रगुप्त या कोई और इसका जिम्मेदार नहीं है, हम खुद ही इसके जिम्मेदार हैं। अब बहुत सारे पॉडकास्ट में मैं जाता हूँ तो लोग मेरे से सवाल पूछते हैं, आप ये साबित ही कैसे करोगे कि ये पास्ट लाइफ एग्जिस्ट करती है? क्योंकि मुस्लिम्स नहीं मानते कि पास्ट लाइफ एग्जिस्ट करती है, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है जी। तो मेरा सवाल ये होता है कि मैं अपने एग्जांपल से बोलूँ कि मैं जहाँ जिस घर में आया, जिस घर में पैदा हुआ, या मेरी लाइफ जैसी डिज़ाइन हुई, क्या ये नेचर का एक रैंडम मूव हो सकता है? नहीं। नेचर बहुत कम जगहों पे गलती करती है, करती होती है गलती, मगर कम होती है गलती। अब सवाल ये है कि मैं अगर अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखूं तो मेरे प्लैनेट्स जो भी जहाँ जैसे बैठे हैं वो मेरे प्रारब्ध के हिसाब से। ओके। मेरा प्रारब्ध, मेरी लाइफ का रोड मैप। तो प्रारब्ध कहाँ से आया? प्रारब्ध आया संचित कर्मों से। अगर मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाके पूछूं कि यार ये ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक है, चार्ट में लिखी हैं तो हैं, मेरे को भी पता है, चार्ट में भी वही लिखा, बिल्कुल, लेकिन ये चार्ट ऐसा क्यों बना है? तो उसका लास्ट आंसर होता है तुम्हारा प्रारब्ध, तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म। सिंपल, वो यही एक लास्ट यही बोलेगा। इसका मतलब पूर्व जन्म तो था, मैंने कुछ तो कर्म किए थे जो अब मेरे सामने आ रहे हैं। गीता में भी सेम चीज़ लिखी है
कि आपके कर्म जो हैं बिल्कुल, तो कर्मों के हिसाब से हमारा चार्ट भी बन गया। इसका मतलब हम पहले भी यहाँ ह्यूमन फॉर्म में तो आए थे, तो कर्म किए थे और फिर वो आगे कैरी फॉरवर्ड हुए, संचित में से प्रारब्ध निकला, फिर प्रारब्ध ने जिंदगी का एक रोड मैप हमें बना के दे दिया। अब तकलीफ नहीं है एक्चुअली में। जो हमारे पुराने वेद है ना, उसमें सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद कहता है कि तकलीफ नहीं ऋण है, लिखा है उसमें ये। आप जो यहाँ पे करते जा रहे हो, जो चीज़ें हम कहते हैं हम भुगत रहे हैं, वो आप अपना ऋण चुका रहे हो, ठीक है। तो आपका हर लेसन जो आप यहाँ लर्न करने आए हो वो आपका ऋण है जो आपको चुकाना है। तो ऋग्वेद इज नॉट ऑल अबाउट धर्म, महाभारत, रामायण। आप ये मानोगे नहीं कि बिग बैंग थ्योरी, यूनिवर्स कैसे बना, हम कैसे आए, ये ऋग्वेद में उस समय लिख दिया गया था। ये सारी चीज़ें सो ऋग्वेद इज ऑल अबाउट द कॉस्मॉस, द सोल, द बर्थ, कर्मा, हमारा ये सारा कनेक्शन, ठीक। तो जिन चीज़ों को आप तकलीफ कह रहे हो वो आपके लेसन्स हैं जो आपको लर्न करने हैं। अब लर्न करने के लिए क्या होता है कि 1/4 हिस्सा हम अपनी ज़िंदगी का अपने पेरेंट्स के साथ गुजारते हैं और 3/4 हिस्सा अपने कंपेनियन या अपने पार्टनर के साथ। बिल्कुल। तो पार्टनर वो सिचुएशंस प्रोड्यूस करके देता है ताकि आपके लेसन्स कंप्लीट हों, ये उसका काम है। आप भी उसके लिए वो प्रोड्यूस कर रहे हो। Okay. अब एक छोटे से उदाहरण से आपको बताता हूँ। तुषार कौशिक जी का एक सेट ऑफ नेचर है, ठीक है। बिल्कुल। क्या आप जैसे अपनी वाइफ के साथ हो वैसे ही अपनी मदर के साथ हो? नहीं। जैसे अपने मदर के साथ हो वैसे अपने फादर के साथ हो? नहीं। जैसे अपने फादर के साथ हो वैसे ही अपने बच्चों के साथ हो? बिल्कुल नहीं। और जैसे बच्चों के साथ हो वैसे अपने दोस्तों के साथ हो? नहीं, सबके साथ अलग नेचर है। तो आप हर किसी की जिंदगी में एक अलग कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, बिल्कुल। उनके लिए अलग टाइप की सिचुएशंस बनाते हो आप। बिल्कुल। तो सेम टाइप पे अगर कंपेनियन के साथ ठीक नहीं है ना, तो वो अच्छा बुरा नहीं है, वो एक सिचुएशन आपके लिए प्रोड्यूस करके दे रहा है। ओके, ठीक है, ये बहुत गहरी बात है, मैं इस पे आऊंगा भी आगे। हाँ, वो एक सिचुएशन प्रोड्यूस करके देखा, बिकॉज नेचर ने आपके उस प्रारब्ध ने वो रोड मैप में वो लर्निंग लिखी हुई है। अब एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से चूंकि हम बात ही इस टॉपिक कर रहे हैं, तो आपके 7वें भाव में राहु केतु बैठा है, वो आपको ये बता देगा भैया शादी में तकलीफ है, या तो डिवोर्स तक जाएगी, या बचा लोगे तो रह जाएगी, या जो भी कह लो आप। लेकिन क्यों? तो दोषी कौन है? राहु तो दोषी नहीं है, या केतु तो दोषी नहीं है, दोषी तो आपके कर्म है। तो हम एज अ रीडर या रिग्रेशन थेरेपिस्ट, हमारा काम वो फिगर आउट करना ही है कि क्यों बैठा है ये यहाँ। अच्छा, अब मैं इस पे आगे आ जाऊंगा, मैं थोड़ा सा इसको इस्टेब्लिश कर देता हूँ। क्या आपने कहा कि कोई भी तकलीफ अगर हमारी लाइफ में आ रही है तो वो हमारा कोई कर्मों का लेखा जोखा है जो हम यहाँ भोग रहे हैं। रास्ते चलते मेरे को एक कंकड़ लग गया, क्या ये इस छोटे टेंजेंट पे भी कर्मा कैलकुलेट होता है या ये नेचुरल है? बिल्कुल होता है ना। ये छोटा कंकड़ भी अगर मेरे पैर में लग रहा है तो इसका मतलब तो ये है कि लाइफ की हर एक प्रॉब्लम, भले ही मैं सुबह उठ रहा हूँ, मैं अपने ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, मैं जिस कार से जा रहा हूँ अचानक से उसमें पंचर हो गया, मुझे 5 मिनट लेट हो गया, वो एक तकलीफ में ही मैं काउंट करता हूँ। वो भी तकलीफ क्या मेरी कर्मों की वजह से ही है? बिल्कुल हो सकता है। आप सुबह जॉगिंग पे गए और आपके शू के अंदर एक कंकड़ आ गया जी, और आपको लग गया। आपने मान लिया कि मैं लग गया है, मैं दौड़ नहीं पाऊंगा। और अगर वैसा ना होता, उसकी बजाय सामने से कार आ जाती, फिर क्या होता? तो तकलीफ छोटी आपको बड़ी परेशानी से बचा के ले गई, ये भी हो सकता था जी। तो हम ये कभी नहीं मान सकते कि नेचर जो कुछ कर रही है वो आउटराइट गलत है। ओके, उसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर होता है। तो वो कुछ ना कुछ क्या है, हम जैसे लोग वही ढूंढने का काम करते हैं और ढूंढ लेते हैं। और ढूंढ लेते हैं। कैसे होता है ये ढूंढने का काम, कैसे होता है? मैं एक उदाहरण बताता हूँ। एक बहुत 2 क्लासिक केसेस है मेरे पास। ठीक है। एक मुंबई की डॉक्टर, वेट हैं वो मेरे पास आई थी 1 साल पहले। तो हमारे रीडिंग का सेशन था, रीडिंग शुरू हुई तो आते ही उन्होंने बोला कि रीडिंग में मैंने ये फिगर आउट किया कि उनके बच्चे नहीं हैं। बोली हाँ नहीं है, और मेरा यही सवाल भी है जी कि मेरे बच्चे नहीं हुए, शादी को 14 साल हो चुके, मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो आप ढूंढो क्यों नहीं हो रहे। अब रीडिंग बढ़ती गई।
तो लास्ट में ये समझ आया कि नेचर ने उनको एक काम दिया था। उनके घर में 11 अडॉप्टेड एनिमल्स हैं, ओके। ठीक है, वो उनकी माँ की तरह सेवा कर रही हैं, ठीक है। और अगर वो उनको ये करना अलाइंड था, नेचर ने कुछ चुकाने के लिए उनके लिए ये रोड मैप में चीज़ डाली थी कि आपको यही करना है। ठीक है। अब अगर वो बच्चा हो जाएगा उनका अपना तो वो ये नहीं करेंगी, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। पिछले जन्म में शी वॉज इन्वॉल्व इनटू सम एनिमल किलिंग और समथिंग जो एनिमल्स को हार्म कर रहा था, ओके। तो वो बैलेंस होना था। बैलेंस होने के लिए वो इस प्रोफेशन में आई। इस प्रोफेशन में आकर के इतना इन्वॉल्व हुई कि उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स रेस्क्यू किए, घर पे रखे, उनको बच्चे की तरह ट्रीट किया। अब अगर हम ये माने कि अपना बच्चा हो जाएगा, बिकॉज दैट्स अ ह्यूमन डिज़ायर कि मुझे भी चाहिए क्योंकि सबके पास है, मेरा भी अपना होना चाहिए, बट नहीं होगा क्योंकि आपको यही काम कंप्लीट करना है। तो हम हमेशा एक ह्यूमन प्रोस्पेक्ट पे चीज़ पे देखते हैं कि मेरे दोस्त का रिलेशन ठीक चल रहा है, उसके पास ये वाली कार है, उसके पास ये वाला पैसा, वो उसका रोड मैप है, मेरे पास जो है ना वो मेरा है। सर यहाँ पर छोटी सी बात आती है, जितने भी लोग कंसीव नहीं कर पाते या जिनके बहुत साल शादी को हो जाए और बच्चे नहीं होते, या मैं दूसरे एस्पेक्ट पे आ जाऊं कि जितने भी लोग एनिमल किलिंग में हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, क्या उनकी लाइफ आगे आने वाली लाइफ में ऐसा ही होगा? देखिए सर, इंडिया का जो पुराना इतिहास रहा जी, जैसे हम आज, मेरे को 10 साल 12 साल हुआ ऑलमोस्ट रीडिंग करते हुए जी, तो मैं बहुत बड़ा नंबर नहीं क्लेम करता, मगर मैं 3 रीडिंग दिन की करता हूँ तो मैं 12,000 रीडिंग कर चुका हूँ। 1,000 रीडिंग मेरी साल में हो जाती है, ठीक है। ठीक है। तो हम जहाँ से निकल के आए वो एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी। आज भी हम मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहते हैं। औरतों को सप्रेस किया, सती हुआ, फिर पर्दा प्रथा रही, उनको अपनी बात कहने का हक नहीं था। आज भी बहुत सारे देशों में ड्राइविंग के लिए अब वो उनको परमिशंस मिली है। तो औरतें आदमी की परमिशन की गुलाम एक लंबे वक्त तक रही, ठीक है, जलाई गई, डाउरी के केसेस हुए, बहुत सारी चीज। ये सब लोग आज भुगत रहे हैं सर। और जब वो अपनी परेशानी लेके आते हैं और हम उन्हें बताते हैं कि ये आपका पास्ट है, मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि आज के टाइम में जो भुगत रहे हैं वो कहीं ना कहीं पिछले किसी जन्म में वो मेल एस्पेक्ट पे थे और वो इस तरीके की चीजें कर रहे थे जो आज उन्हें भोगनी पड़ रही। बिल्कुल। आपका कोई भी एक्ट देखिए ऐसे कैसे काम करता है, जैसे प्लेन में एक ब्लैक बॉक्स होता है जो हर एक्टिविटी को बिल्कुल नोट कर रहा होता है। किसी ऑड सिचुएशन में आप उसमें से डेटा निकाल सकते हो। आपके अंदर भी एक ब्लैक बॉक्स है जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। ओके। तो देखिए, एक्ट से पहले थॉट प्रोड्यूस होता है, इंटेंशनल एक्ट। कर्म ना 2 हिस्से में डिवाइडेड है। आप घर से गाड़ी निकले, सामने से एक साइकिल वाला आया और आपकी गाड़ी लग गई। कोई थॉट आपने नहीं प्रोड्यूस किया था कि मैं इसे अभी जाकर के तकलीफ पहुंचाऊंगा। आपके इसको पता है कि आप, ये बस हुआ है, इट्स एन एक्सीडेंट, आप उसमें हो बट आपने कुछ नहीं किया। बिल्कुल। लेकिन जब आप इंटेंशनली प्लान कर रहे थे किसी चीज़ को, तो ये नोट कर रहा था उस चीज़ को। और जब आप यहाँ से जाओगे तो वो एक्ट के पीछे के जो भी इमोशंस या इंटेंशंस आपने प्रोड्यूस किए वो साथ में जाएंगे आपके। बिल्कुल। तो वो फिर काउंटिंग में आएगा। तो ये दोनों तरह से, ये वाला इसकी वजह से उसको चोट लगी, इसकी माफ़ी तो तुरंत हो जाएगी क्योंकि आपका कोई इंटेंशन नहीं था। लेकिन जो चीज़ें आपने प्लान करके करी है उसके जिम्मेदार तो आप ही हो। अब नेचर सजा देगी या आपको सिखाएगी, ये साइमल्टेनियस भी हो सकता है। ओके। वे पीछे जस्ट टू हैव 1 मेल चाइल्ड लोगों ने बहुत सारी गर्ल चाइल्ड अबॉर्ट करी। आपने नेचर के सिस्टम के खिलाफ काम बिल्कुल किया। तो वो कभी ना कभी तो सामने आएगा, बिल्कुल ही आएगा। उसको आज की डेट में भी बहुत सारी जगहों पर बहुत कम होता है, लेकिन अभी भी होता है कि फीमेल अगर चाइल्ड हुआ तो उसको कूड़े पे फेंक दिया या मार दिया, या ऐसी सिचुएशंस में उसको रखते हैं, या फिर अगर पहले ही पता लग गया तो आज भी इलीगल तरीके से अबॉर्शंस होते हैं। तो आप ये कह रहे हैं ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये आपको भी भोगना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आप किल कर रहे हो, अगर आप किसी नेचर के रूल के खिलाफ जा रहे हो, तो वो एक ना एक जन्म में आपके सामने भी आएगा। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। उससे कोई एस्केप नहीं है। द थिंग्स विच यू हैव प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड, और आपको ये पता था कि ये मेरे पर्सनल फ़ायदे के लिए है, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, किसी के जन्म से रिलेटेड हो, किसी और डायमेंशन, किसी भी डायमेंशन में वो आपके सामने ज़रूर आएगा। यानी कि इस लाइफ में हम जो कुछ कर रहे हैं, छोटी से छोटी चीज़ भी
वो कैलकुलेट हो रही है, बिल्कुल वो कैलकुलेट। अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, हमें अगले जन्म में मिलेगा, अगले या उसके किसी न किसी जन्म में मिलेगा। अच्छा, वो लोग जो मानते ही नहीं है कि अगला जन्म होगा, अब- या वो लोग जो ये कहते हैं कि अरे अगला जन्म किसने देखा, इस जन्म में जैसा जिस चीज में मजा आ रहा है उस चीज को करते चलो। बिल्कुल ये बात ठीक है, ऐसा किया जा सकता है, ये एक अप्रोच हो सकती है जीने की। बिल्कुल। लेकिन तुषार जी, अगर हम ये माने कि ये प्रारब्ध है और ये वापस आएगा, जी। मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने कुछ साल पहले ये सवाल मेरे दिमाग में भी था कि अगर नहीं है तो हमारे हिप्नोथेरेपी जिसे कहते हैं, हिप्नोथेरेपी का एक बाय प्रोडक्ट है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, उसका एक और प्रोडक्ट है, उसको LBL कहते हैं, लाइफ बिटवीन लाइफ्स। अच्छा। तो मैं वो सेशन लेने के लिए फ्रांस गया था। ओके। इंडिया में बहुत एक आधा कोई करता होगा पर मेरे नॉलेज में नहीं था। रिग्रेशन 1 आध घंटे का सेशन होता है, ये कम से कम 5-6 घंटे का सेशन होता है, LBL। LBL। ओके। तो लाइफ बिटवीन लाइफ्स मीन्स लास्ट डेथ के बाद और इस बर्थ से पहले, यानी दैट कॉरिडोर जब आप पीछे डेथ हो गई थी आपकी और ये हमारी- बर्थ हुआ आपने नहीं जन्म था, नहीं लिया था। और जन्म नहीं, तो उस समय आप कहाँ थे? ओके। उसको लाइफ बिटवीन लाइफ्स कहते हैं। ओके। तो ये सबकॉन्शियस को वो भी पता होता है कि आप कहाँ थे। हाँ, तो मैं 1860s में मेरा डेथ हुआ था लास्ट, मैंने वो सेशन लिया है, मैंने अपने तो व्हाट 1860s में लास्ट आपकी डेथ हुई, और फिर आपने अभी 30-40 साल पहले जन्म लिया, तो इस मतलब आप ये कह रहे हैं कि 50 से 70 साल के बीच में आपने जन्म नहीं लिया था। हाँ नहीं लिया था। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी होती बिल्कुल है? पॉसिबल है सर, इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है। आप अगर गूगल पे LBL सर्च करोगे, लाइफ बिटवीन लाइफ्स क्या होता है, बहुत रिसर्च हुई है, लोगों ने काम किया है, ढेरों हजारों किताबें लिखी हुई हैं इसके ऊपर, ये कुछ नया नहीं है। आपने क्या देखा अपने जन्म के बारे में? मेरा आइडिया ये जानने का था अपने बारे में कि मेरी डेथ क्यों, मतलब कैसे हुई। तो Okay. जो थेरेपिस्ट था वो मुझे राइट बिफोर माई डेथ वहाँ लेके गया, एंड आई सॉ माई सेल्फ डाइंग। ओके। आपने अपना पिछला जन्म देखा? हाँ, कि देखो पिछला जन्म देखना तो अब मतलब बहुत सारे रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं, वो आपको ले जाते हैं वहाँ तक, ओके। आपको वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करवा देते हैं। मेरा आइडिया वो जन्म क्रॉस करके उस कॉरिडोर में जाने का था जहाँ से फिर नया बर्थ शुरू होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि सोल अपना बर्थ, अपना लाइफ साइकिल, अपना रोड मैप, पेरेंट्स, इन चीज़ों के अग्रीमेंट के साथ आती है। अच्छा। कि ये मैंने चुन लिया है कि ये लेसन्स मुझे लर्न करने हैं। अच्छा, कुछ लोग कोसते हैं कि मैं इस घर में पैदा ही क्यों हुआ, बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन कोसते हैं कि भाई क्योंकि उन्हें गरीबी पसंद नहीं या चैलेंजेस पसंद नहीं। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि वो भले ही कोसे, लेकिन उनकी आत्मा ने उस घर में पैदा होना चूज किया था। हाँ, चूज़ किया ना। ओके। चूज ऐसे किया। अब हम इसे ऐसे समझते हैं कि अगर नेचर आपको पैसे की वैल्यू सिखाना चाहती है तो वो आपको ऐसे घर में भेजेगी जहाँ पैसे की दिक्कत होगी, तो आप पैसे की वैल्यू को सीखोगे। ओके। कि एग्जैक्टली पैसे की वैल्यू क्या है। अगर आपको पेशेंस सिखानी चाहती है तो आपको ऐसे पेरेंट्स के यहाँ भेजेंगे जो पेरेंट्स इम्पेशेंट होंगे, ओके। आप पे बात बात पे हाथ उठाएंगे, आपकी तो बात आपको नहीं patience आएगा। देन यू विल लर्न कि जब आप पेरेंट बनने की एज में आओगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा आपको अपने बच्चे के साथ क्या नहीं करना है। जी। तो हमेशा रिवर्स एक्शन थ्योरी ही चलती है नेचर के केसेस में। अगर आज आप रिलेशनशिप प्रॉब्लम में हो जी। तो या तो आपको सरेंडर सीखना है, अपना ईगो छोड़ना है, या आपको हार्मनी इस्टेब्लिश करना सीखना है। कोई लेसन ये रैंडम हो सकता है जो अभी मैं कह रहा हूँ, बट प्रिसाइज उसके पीछे का कोई एक रीजन जरूर होगा ये। और अगर हम वो फिगर आउट करके उस पर काम करना शुरू करते हैं तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, इंस्टेड कि आप राहु की पूजा करने चले जाओ। मतलब ये मेरा थॉट है इस चीज के ऊपर जी। कि राहु आपकी पूजा का वेट नहीं कर रहा, वो आपके कर्म को डिसॉल्व होने का, राहु इज क्रिएटिंग अ आप सिचुएशन। एक बहुत बड़ी लॉबी जो ये कहती है कि राहु के उपाय से ये हो जाएगा, केतु के उपाय से वो हो जाएगा, शनि के उपाय कर लो आपके 7.5 में अच्छे फल मिलने लगेंगे, आप उस लॉबी की कही सुनी उन सारी बातों को, क्योंकि पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा होते हैं उस चीज़ों के ऊपर, मैंने भी किए हैं, आप उन सारी बातों को अपोज करते हुए कह रहे हो कि ग्रहों के उपाय से कुछ नहीं होना है, आपको अपने जो पेंडिंग कर्मास या उसके जो बैगेजेस आप लेकर आए हो, कार्मिक बैगेजेस, आपको उसका ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। सर मैं तो सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि, और मैं खुद एस्ट्रोलॉजी को समझता हूँ बहुत अच्छे से, तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि राहु वहाँ बैठा मेरे कर्म की वजह से। जी। तो मैं कर्म पे ध्यान दूं या राहु पे, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कर्म पे जाता है। ओके। ठीक है। अगर कोई ऐसा है जो ये क्लेम करे कि राहु की पूजा ने मेरा वो सिचुएशंस सुलझा दी, जी।
तो मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगा, क्योंकि कर्म से तो, अगर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, एक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर हम उसे डायग्नोस करने जाएंगे तो कोई एक ऐसी चीज़ होगी जो दोनों को एक पेज पे नहीं आने दे रही, जी, ठीक है, और हो सकता है कि उसमें से एक ऐसा हो जिसको ये सिचुएशन या तो रिजॉल्व करनी है या कुछ लर्न करना है, और वो इस बात को समझ ले कि इसके पीछे का मेरा हाउ आई शुड रिएक्ट ऑन दैट सिचुएशन विच राहु इज क्रिएटिंग फॉर मी। ओके, तो आपको लगता है कि चांसेस होंगे चीज़ें इम्प्रोवाइज हो जाएंगी, या फिर वो ये समझे कि मैं पूजा करने जाता हूँ राहु की, इससे इम्प्रूवमेंट्स होंगे, तो सॉल्व करने की कोशिश करे, तो जल्दी सॉल्व solve करने होगा। की कोशिश बिल्कुल। करे। सो मीन्स राहु ने एक सिचुएशन बना के दी है, और मैं उस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करूं, नेचर ने मेरे लिए क्या अलाइन किया है, क्या लेसन लर्न करना अलाइन किया, मैं उसे समझने की कोशिश करता हूं। ओके, तो मेरी अप्रोच ये कहती है कि हम लोगों की बात मानने से बेहतर चीज़ों को जानने की तरफ चलते हैं कि क्या है उसके पीछे जो मुझे इस सिचुएशन में लेके आ रहा है बार बार। तो मैं जानने वाले तरफ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मेरे क्लेम्स इस चीज़ को लेके नहीं है कि मैं भगवान हूँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूंगा, ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ मैं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी को समझने के लिए जी, अगर थोड़ा सा रुक के डीप में सोचो तो हो सकता है सिचुएशन रिजॉल्व हो जाए। ये तो प्रोबेबिलिटी बन सकती है, इंस्टेड ऑफ कि तुम पूरी डिपेंडेंसी एक पूजा पे लेके जाओ, क्योंकि जो पूजा नहीं कर रहे वेस्टर्न साइड के लोग, जी, उनके लिए भी प्लैनेट्स वहीं बैठे होंगे, क्योंकि कुंडली तो बनेगी ही बनेगी। ये तो हम कर रहे हैं सारी चीज़ें। बिल्कुल। मुस्लिम्स अगर वो पूजाएं नहीं कर रहे तो उनकी ज़िंदगी में भी सिचुएशंस ऑलमोस्ट सेम ही हैं, बट कुछ लोग ऐसा लॉजिकली सोच रहे हैं कि अगर इसको इसके पीछे का लॉजिक समझ के इसे रिजॉल्व कर लें तो हो सकता है समस्या से बाहर आ जाएं। यानी कि सिंपल सी बात यह है, बॉटम लाइन, कि अगर आपको आपकी लाइफ के किसी भी क्यों का जवाब चाहिए तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने अपने पास्ट लाइफ्स के अंदर वो कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से आपके साथ ये सिनेरियो है या ये Exactly, स्ट्रगल है, चाहे वो आपकी लाइफ में हो, रिलेशनशिप में हो, आपकी फैमिली में हो, फाइनेंशियल कंडीशन में हो, कहीं पर भी कोई क्यों का जवाब चाहिए तो आपको अपने पास्ट लाइफ में जाना होगा। जा कैसे सकते हैं, होता क्या है, ये कैसे होता है ये सब? आकाशिक इज ऑल अबाउट, आकाशिक इज अ रोड मैप ऑफ योर लाइफ, ओके, द कंप्लीट रोड मैप ऑफ योर लाइफ। तो आज आप कहाँ खड़े हो, जहाँ खड़े हो कंफ्यूज इसलिए हो क्योंकि वहाँ से 3 रास्ते निकलते हैं, तो आपको नहीं पता कौन सा वाला लूँ। बिल्कुल। तो बस वो यही बता देता है कि ये वाला रास्ता ले ले, क्योंकि यहाँ से ना लर्निंग कंप्लीट हो जाएगी और तेरे लाइफ के टास्क पूरे हो जाएंगे। ओके, बस ये इसी के बारे में। मतलब लाइफ के आपके कोई भी बड़े फैसले हैं आप अगर आकाशिक कर लेते हो तो आपको ये पता लग जाता है कि सोल लेवल पर कि कौन सा रास्ता आपके लिए इजी एंड कंप्लीट होगा, Exactly. अच्छा होगा, सक्सेसफुल होगा। यस यस। देखिए, अगर आप अपने करियर के बारे में जानना चाहते हो कि मैं कौन सा करियर चूज करूं, जी। आकाशिक उसमें काम नहीं आएगा। उसके लिए एस्ट्रोलॉजी ही ठीक है, ओके, उसके लिए एस्ट्रोलॉजी ही ठीक है। मैं विदेश जा सकता हूँ, मेरा वीज़ा कब लगेगा, व्हेन यू आर आस्किंग अबाउट द फ्यूचर टाइमलाइंस देन इट्स बेटर टू गो फॉर एस्ट्रोलॉजी। बट यू रियली वांट टू रिजॉल्व सम प्रॉब्लम जिससे आपको एस्ट्रोलॉजी से भी हल नहीं मिल रहा है, देन इट्स द बेस्ट अप्रोच। सर एक सिचुएशन ये आ जाती है कि मान लीजिए कि मुझे पता लग भी गया, मैंने कोई पीएलआर कर लिया या आकाशिक कर लिया, मुझे पता लग गया कि मेरी अगर मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तो उसका रीज़न ये है कि पास्ट लाइफ में मैंने ऐसा ऐसा किया था, लेकिन अब मैं उसको कैसे बदलूंगा? सिर्फ जानकर कुछ नहीं होगा, लोग प्रॉब्लम जान जाएंगे, लेकिन सोल्यूशन कैसे मिलेगा उसका? सोल्यूशन मिल जाता है सर, बिल्कुल मिल जाता है। कैसे? जिसने प्रॉब्लम लिखी है उसने समाधान भी लिखा है। ओके, जहाँ प्रॉब्लम लिखी है वहाँ समाधान भी लिखा है। हर प्रॉब्लम अपने साथ समाधान लेके चलती है। उसी आकाशिक में जब मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि वहाँ पे प्रॉब्लम का रीज़न लिखा है, जी, तो ऑब्वियसली ये भी तो लिखा है कि इसके लिए तुम क्या करो। अच्छा, सोल्यूशन लिखा होता है बिल्कुल वहाँ पर। लिखा है सर, बिल्कुल लिखा है, बिल्कुल लिखा कोई है। केस ऐसा आप शेयर करोगे जिसमें ऐसा कुछ था? एक फैमिली आई मेरे पास, ये बात होगी 1-1.5 साल पुराने। ठीक है, उनके घर में ना 6-7 साल पहले एक बच्ची पैदा हुई थी, उनकी बेटी पैदा हुई थी। वो बेटी एक हार्ट डिसीज़ के साथ आई थी, उसके हार्ट में छेद था और डॉक्टर्स का कहना था 6-7 साल की होगी फिर हम इसका ऑपरेशन कर पाएंगे, तब तक आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसकी मदर आई थी मेरे पास जानने के लिए कि मतलब ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ कि ये बच्ची इस कंडीशन में है। तो मदर की रीडिंग शुरू करी, बच्ची की नहीं कर सकते थे, बच्ची बहुत छोटी थी। ओके, तो
एग्जैक्टली आप इमेजिन ही नहीं करोगे वो क्या एक्सपेक्टेशन लेके आई थी कि इसका कोई कर्ज होगा, इसके ऊपर कोई इसका कुछ बुरा होगा, या हमने कुछ बुरा किया होगा जो हम भुगत रहे हैं, या परिवार में कुछ ये मतलब जैसे कहते हैं ये कर्ज ले आई ये परिवार में। तो जब रीडिंग शुरू हुई तो थोड़ी देर बाद मैंने रीडिंग के टाइम उन्हें बताया कि जब ये पैदा हुई थी तब आपके परिवार की बॉन्डिंग आपस में कैसी थी। तो बोली बहुत अच्छी नहीं थी। हस्बैंड वॉज ओवर engaged in the business, मदर वॉज इमोशनली ड्रेन्ड, और उनका एक और बेटा है जो ऑलमोस्ट निगलेक्ट हो रहा था। ओके। जब ये बच्ची पैदा हुई तो डॉक्टर ने बोला कि चूंकि ये सिचुएशन के साथ आई है तो एक्स्ट्रा केयर लगेगी, आप लोगों का एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स और एक्स्ट्रा डिवोशन और प्यार लगेगा। जब तक इसका ये ऑपरेशन नहीं हो जाता आप इसके सामने चीख के बात भी मत करना, नो लाउड नॉइसेस, कोई ऐसी चीज़ मत करना कि इसके हार्ट पे उसका इफेक्ट आए। ओके। फादर को अपने बिजनेस में से टाइम निकालना पड़ा, मदर को अपने इमोशनल ड्रेनेज से वापस आना पड़ा। वो तीनों मिलके उसको एक्स्ट्रा टाइम देना शुरू कर रहे थे। ठीक है, उससे बच्ची का 6-7 साल का टाइम तो कटा, उनकी आपस की बॉन्डिंग रिस्टोर हुई। वो बॉन्डिंग रिस्टोर हुई। बिल्कुल। नाउ इट्स अ कंप्लीट गुड फैमिली बॉन्डेड विथ ईच अदर। हस्बैंड वाइफ के बीच का बॉन्ड ठीक हुआ, माँ बच्चे के बीच का बॉन्ड ठीक हुआ, और वो चौथा मेंबर कर्ज नहीं लाया था, वो समाधान लाया था। अब उसकी सर्जरी हो गई। उनको ये भी डाउट था, डॉक्टर्स का बार बार कहना था पता नहीं कैसी होगी, बच पाएगी नहीं बच पाएगी, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। मैंने उन्हें बहुत कॉन्फिडेंटली कहा था ये ठीक हो जाएगी, आप इस चीज़ को लेकर निश्चिंत रहो, क्योंकि ये पर्पस के साथ आई है। इसका पर्पस इसका पर्पस ये। तो हमेशा जो चीज़ जैसी दिख रही होती है ना नेगेटिव, वो वैसी नहीं होती, उसके पीछे कुछ पॉजिटिव ज़रूर छुपा होता है। अब देखने का नज़रिया। अब जब उनसे मेरी बात हुई, शी इज़ प्रीटी हैप्पी। तभी बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि हर बुराई में भी कोई ना कोई भलाई होती है। बिल्कुल भलाई होती है। आप एक चीज़ देखो, जब हमारे पुराने टाइम में हमारे घर में कोई फंक्शन होता था जी। तो कौन क्या दे गया, घर वाले इसको लिखा जाता था। क्यों लिखते थे? क्योंकि ये लौटाना है, मतलब हम किसी का रखते नहीं। बिल्कुल। क्योंकि आइडिया ये है कि किसी का रख लिया वापस देने आना पड़ेगा। वापस देने आना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट द कर्म इज। सारा ये खेल कर्म का ही तो है। ये बच्ची तकलीफ नहीं लाई थी, उनका इनिशियल आइडिया था कि वो पैसे ड्रेन कर रही है, बहुत पैसे खर्च होते हैं। वो अपनी किस्मत के पैसे लाई थी, वही खर्च करवा रही थी, आपसे नहीं ले रही थी। लेकिन वो जो आपको दे रही थी वो आपको 7 साल बाद समझ में आया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्या चेंज आया। उनको रियलाइजेशन ही उस पॉइंट पे हुआ कि हाँ ऐसा भी हुआ था, ऐसा भी हुआ था, ऐसा भी हो सकता है। तो ये अब एक रिलेशनशिप, मैंने हजारों रिलेशनशिप केसेस देखे, वो सारे सुलझ जाते हैं जो एक्चुअली एक्सेप्टेंस के साथ आता है कि मैं जान के कुछ करने तैयार हूँ। इफ यू रियली वांट टू चेंज समथिंग आउटसाइड इन योर लाइफ, यू नीड टू मेक अ चेंज इनसाइड। रिफ्लेक्शन विल कम आउटसाइड। कोई एस्ट्रोलॉजर या रीडिंग करने वाला या न्यूमरोलॉजिस्ट या हाथ देखने वाला, हम में से कोई भी, पूरी लॉबी की बात करो, कोई भी भगवान नहीं है। हेल्पिंग हैंड्स हैं कि आपको गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल, लाइट वर्कर्स। ठीक, आप इसका मतलब गाइड कर सकते हैं, मतलब आपको दवाई दे सकते हैं। अब आप अगर नहीं खाओगे तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं उन सबसे बहुत महान हूँ, मेरी ही मोडालिटी सबसे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये उस क्या का क्यों, इसका जवाब दे देती है। अच्छा सर, मास लेवल पर कुछ भी होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी की एक्सीडेंटल डेथ हुई, ये उसका एक पर्सनल कर्मा बैगेज हो सकता है जिसकी वजह से उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई, क्योंकि उसने पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ ऐसा किया था। मास लेवल पर जैसे अभी हमारा एक प्लेन क्रैश हुआ था, 250 से ज़्यादा लोग वहाँ मारे गए। हाल फिलहाल में ऐसी घटनाएं आती रहती हैं कि 10 लोगों की एक साथ डेथ हो गई, 20 लोगों की एक साथ डेथ हो गई, या 100 लोगों की एक साथ डेथ हो गई। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, वहाँ भी 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। ये जो मास लेवल पर एक साथ हुई चीज़, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर दिल्ली ब्लास्ट को ले लेता हूँ, 1 आदमी बिहार से था, 2 आदमी यूपी से थे, 3 आदमी आंध्रा से थे, 4 आदमी किसी और स्टेट से थे, कोई एक दूसरे को जानता नहीं था, बट कंबाइंडली एक जगह पर उनकी डेथ हो गई एक घटना की वजह से। तो क्या सबके कर्मा एक जैसे थे, सबको अपने कर्मा का फल ऐसा ही मिलना था, इसलिए सब एक जगह इकट्ठे हुए? ऐसा कैसे हो जाता है? या गेहूं के साथ कहते हैं घुन भी पिस जाता है, ये वो वाली बात हो जाती है? नहीं सर, आप ये मानोगे कि पूरे इंडिया में
एक्सीडेंट में हजारों लोग डेली मर जाते हैं। बिल्कुल। हम ये क्वेश्चन ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक एक्सीडेंट में कॉमनली मर गए सारे। बिल्कुल। अगर वो अलग अलग जगह पे मरे होते तो ये क्वेश्चन रेज ही नहीं हो रहा होता। बिल्कुल। 2013 में जब केदारनाथ में प्रलय आई, जी। हजारों लोग मरे, बिल्कुल। प्लेन क्रैश में मरे, भगदड़ में मर जाते हैं, ढेरों एक्सीडेंट्स आए दिन होते बसेस गिर जाती हैं, और अभी आप यमुना एक्सप्रेसवे पे ढेरों एक्सीडेंट शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि ये होना तो है, जाना तो है ही जिनको जाना है, लेकिन अब वो कंबाइंडली मर जाएंगे तो वो हाईलाइट दिखने लगेगा आपको जी। तो आप उस पर क्वेश्चन रेज करोगे, इतने सारे एक साथ मर गए। अरे वो सेम टाइम पे अलग अलग जगह मरते तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, जाना तो डिसाइडेड ही था। बट हम रेज ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमें ना एक बल्ब की तरह चमकता दिख रहा है, क्योंकि प्लेन क्रैश हुआ, बड़ा नंबर हमारे बड़ा सामने नंबर। लेकिन अगर आप डेली का नंबर निकालोगे तो कई हजार लोग रोड एक्सीडेंट में डेली मरते हैं इंडिया में। तब हम ये क्वेश्चन रेज नहीं करते भाई, क्योंकि इंडिविजुअल लाइफ जा रही है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ऐसी कोई कहानी नहीं बताऊंगा कि ये पास्ट लाइफ में जाकर के ये इन्होंने कंबाइंड कर्मा, हाँ कंबाइंड कर्मास होते हैं, ओके। होते हैं, उसको हम फैमिली कॉन्स्टलेशन कहते हैं, वो भी एक एंगल होता है। ओके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जब कॉमनली एक एक्सीडेंट में एक फैमिली के 5 लोग मर गए, दूसरी तरफ की गाड़ी में 4 लोग मर गए, ये जाने वाले थे, नेचर ने एक तरीका ऐसा बना दिया कि ये हमको हाईलाइटेड दिखने लग गया। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने एक केस स्टडी देखी थी। एक स्कूल बस, हम हिमाचल में थे जी। एक स्कूल बस गिर गई बरसात के दिनों में, और उसमें 20-22 बच्चे थे, वो सारे, कुछ साल पुरानी बात है। तब मेरे दिमाग में भी ये सवाल आया था कि क्या ये सब कुछ जो है इनका कॉमन है। मैंने इसको काफ़ी टाइम इस चीज़ को समझने की कोशिश की, तो ये सब जाने वाले थे। अच्छा। बस मीडियम बन गया कि ये साथ में चले गए। तो ये भी नेचर डिसाइड करती है कि इन 6 लोगों की मौत एक साथ होगी, ये आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश का दोनों आदमी एक साथ इस समय पर इस जगह पर मिलेंगे और इसी जगह पर वो घटना घटेगी जहां दोनों का डी एंड होगा। ये डिसाइडेड होता है या ये एक सर्कमस्टेंशियल होता है? मौत ही एक ऐसी चीज़ है सर जो डेफिनेट है। ओके। आपका और मेरा जाना डेफिनेट है, टाइम जगह सब पहले से डिसाइडेड है। बिल्कुल। इसको कोई नहीं बदलता। आना इनडेफिनेट है, लेकिन जाना तो डेफिनेट है। अब इसका डिसीजन हमेशा नेचर लेती है। अब मैं मेरे खुद की फैमिली में हुआ, मेरे एक रिलेटिव, उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है, वो अपने बेटे से मिलने गए, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों अपने बेटे के साथ वहाँ जाके गए, और तीसरे दिन उनको स्ट्रोक हुआ, उनकी डेथ हो गई। तो उनको उनकी डेथ वहीं लिखी थी जी। अपने बेटे के पास, तो वो 3 दिन पहले यहाँ भी हो सकती थी। सो ये नेचर का अपना सिस्टम है कि आप कैसे जाओगे, कब जाओगे, किस जगह पे जाओगे, ये नेचर का। अनटिल कि हम ये बोलें कि वो अननेचुरली हुई, कि आपको किसी ने मार दिया या कोई ऐसी घटना घट गई अननेचुरल हुई, तब बात फिर अलग हो जाती है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये मेरा लकी चार्म है, जब से मेरा बेटा पैदा हुआ, ये बेटी पैदा हुई, तब से मेरा बिजनेस चलने लगा, मेरा घर चलने लगा। तो क्या ये भी सोल लेवल पर होता है कि कोई किसी का लकी चार्म हो? बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल। आपने विराट कोहली की लाइफ देखी है? जी। देखिए, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर की लाइफ, ये सब कहाँ पैदा हुए थे? बहुत छोटे से नीचे तबके में पैदा हुए, कोई बड़ी बैकग्राउंड नहीं है, कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं। लेकिन सचिन तेंदुलकर का बेटा, क्या वो सचिन तेंदुलकर बन पाएगा? क्वेश्चन मार्क है उसमें, अभी क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क। तो नेचर ने, वो अगर ये कंप्लेंट करता कि यार मैं ना बनना सचिन तेंदुलकर चाहता हूँ पर मैं बहुत गरीब हूँ, तो आप ये समझना, अगर वो उसको उस गरीबी में नहीं भेजेगी ना, और उसके अंदर वो लालसा नहीं रखेगी, तो वो ऊपर नहीं आ पाएगा। क्या अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन का कोई कंपैरिजन हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है अभिषेक बच्चन की लाइफ पे, नहीं। लेकिन जिसको नीचे से उठाया, जिसको ऊपर लाना है, वो नीचे से ही तो ऊपर आ सकता है, ऊपर से ऊपर कैसे जाएगा? ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जो जिनके बच्चों ने बहुत अच्छा कर लिया, बट ज्यादातर लोग नीचे से ही आते हैं। तो वो सिचुएशंस बनती हैं, आपको पैसे की कमी होती है, उसको पूरा करने का एक अर्ज होती है, आप एक्सट्रीम मेहनत पे जाते हो, रिजल्ट्स आ जाते हैं। आप लक को कैसे डिफाइन करोगे? क्योंकि अभी आप जब बात बता रहे हो
मुझे एक अभी हाल का ही किस्सा याद आ रहा है। अभी एक डैन्यूब करके एक बहुत बड़े बिल्डर हैं दुबई के अंदर, साजिद मैं उनकी स्टोरी पढ़ रहा था। तो उसमें था कि मुंबई के एक बहुत छोटे से गांव से वो एक बहुत छोटा सा गरीब तबके टाइप के लड़के थे, और वहाँ से उनकी जर्नी शुरू होती है। और कहाँ दुबई का इस वक्त एक बहुत बड़े बिल्डर के तौर पर उनका नाम है, उनकी कंपनी का नाम है। एक बहुत छोटी सी जगह से पैदा होकर एक बहुत छोटी सी अपब्रिंगिंग करके, और फिर एक अमीर की भी परिभाषाओं को पार कर जाता है इंसान। एक आम आदमी की सोच जब होती है ना, जब उन लोगों को पढ़ते हैं, तो वो ये होता है अरे भाई इनका नसीब था, नसीब चल गया, हमारे तो नसीब ही नहीं है, या ये नसीब मतलब कोई बिरला ही हो जाता है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। क्या ये एक डेस्टिनी का पार्ट होता है? क्या ये एक सोल का प्लान होता है कि मैं वहाँ से वहाँ तक जाऊँगा? बिल्कुल होता है सर। विराट कोहली इंडिया छोड़ के लंदन चला गया जी। उसके सारे फॉलोअर्स यहाँ हैं, सारा फेम यहाँ है, जितना चाहे पैसा कमा सकता है। फिर क्या ज़रूरत है लंदन की सड़कों पे पैदल घूमने की? उस आप समझना, सोल का एंड पर्पस तो इवॉल्व होना है। ये पैसे, ये पोजीशन, ये तो यहीं छूटना है, एट द एंड यहीं रहना है। बिल्कुल। और वो कब गया है यहाँ से? जब उसकी पॉपुलैरिटी पीक पे थी। ठीक है ना? उसकी लाइफ में उसकी वाइफ की एंट्री हुई उस एक टाइम पे, उसका डाउनफॉल आया, उसको ये सब कुछ। अब आप उसकी लाइफ को देखोगे तो उसकी लाइफ का वो डाउनफॉल उसको एक स्पिरिचुअल रास्ते की तरफ लेके गया। बिल्कुल। उसकी वाइफ ने उसमें कंट्रीब्यूशन दिया। अभी आप रिलेशनशिप पे हम चर्चा कर रहे थे, उसने एक रोल प्ले किया जी। उसने उसे समझाया कि वही विराट कोहली जो एक टाइम पे कह रहा था आई एम नॉट अ पूजा पाठ टाइप, वो अब प्रेमानंद बाबा के हर रोज पहुंच जाते हैं। तो सन्यास के लिए ना एक दिन का राजा बनना जरूरी होता है। ओके। वरना ये शांत नहीं होगा ना, अंदर इच्छाएं रह जाएंगी, तो सन्यास आएगा नहीं। तो उसने अपनी राजा की जिंदगी जी ली। अब रास्ते का यू टर्न हुआ। अब यहाँ से शायद जो भी उम्र है 35 से 40 के बीच में, अब लाइफ का पर्पस कुछ और हो गया, वो शिफ्ट हो गया है उधर। जिस आदमी की पूरी पॉपुलैरिटी, पैसा, फेम यहाँ है, वो उसे एकदम से छोड़ के कहीं और क्यों चला जाएगा? पीस ढूंढने आप और मैं नहीं जाएंगे, हम उसे पूरा इनकैश करेंगे। बिल्कुल। तो लाइफ किसको कब कहाँ लेके जाएगी, कौन किसकी लाइफ में एंटर करके उस पर्पस को सर्व कराने में मदद करेगा, ये तो लाइफ के रोड मैप में ही लिखा होता है। सामने ही है आपके एग्जाम्पल। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जितने चाहे ब्रांड प्रमोशन अभी और ले सकते। बिल्कुल। वो घूम रहा है संतों के पास। तो चाहिए क्या? अब पीस चाहिए, क्योंकि पैसे हो गए, जितने कर सकता था, जितना फेम कर सकता था हो गया। तो अब फिर ऐसे लोग लाइफ में एंटर होना शुरू हो गए जो अब उसको दूसरी डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। दैट्स अ सोल्स जर्नी। और ये भी डिसाइडेड था कि इस पॉइंट पर आकर आप स्पिरिचुअलिज्म की तरफ चले जाओगे, ये शख्स आपको मिलेंगे, प्रेमानंद बाबा अचानक से मिलेंगे और वहां से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बिल्कुल। ये भी डिसाइडेड होता है। बिल्कुल था ना। इसका मतलब तो ये है कि हम अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहे। नहीं, आप कर रहे हो ना, सब कुछ सोल के प्लान के हिसाब से चल रहा है। और देखो, चल तो सोल के प्लान के हिसाब से रहा है अब, लेकिन इसमें बहुत सारे एंगल्स ऐसे आते हैं कि एक सिचुएशन बनी जी। या तो उस सिचुएशन पे आपने सही रिएक्ट कर लिया, और अगर आपने नहीं किया, सो लाइक अ स्कूल एग्जाम, आपके सिलेबस में 5 सब्जेक्ट थे, आपने 4 पास कर लिए, 1 नहीं किया, तो वो अब पेंडिंग है। यू नीड टू क्लियर इट टू गेट प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। ये सिंपल है। तो अगर आपने पूरा पास कर लिया, तो एट द एंड आप मान लो आप कॉलेज में हो, फर्स्ट ईयर में आप दोस्तों के साथ घूमो, मस्ती करो, मूवीज देखो, नाइट आउट करो। एंड गोल क्या है? एंड गोल है सारे एग्जाम्स क्लियर करके अपनी डिग्री लेना। साइड में आप जो मर्जी करते रहो, आपके पेरेंट्स, स्कूल, कॉलेज आपको कुछ नहीं बोल रहा। बिल्कुल। बट क्वेश्चन तब रेज होगा जब आपके एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहे होंगे। सेम लाइफ के साथ भी है। आप स्टक हो गए अगर, तो फिर स्टक हो गए, फिर जो बचा है वो लेसन पेंडिंग रह जाएंगे, दोबारा फिर पूरे करने आना पड़ेगा। सिंपल है। अच्छा, अब सीधे तौर पर अगर मैं देखूं, क्योंकि बहुत हद तक ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि लाइफ जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिसाइड होती हैं, सोल प्लान के हिसाब से चल रही होती हैं। बट क्या हम इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी करते हैं कि प्लान कुछ और था और हम अपनी मर्जी चलाने के लिए, अपने सुकून के लिए, अपनी हर चीज़, किसी भी इच्छा के लिए हम सोल प्लान को चेंज कर रहे हैं, और अगर वहाँ पर हम कुछ करते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, उसका फिर असर क्या होता है? हाँ, ये होता है। इसी को हम फ्री विल कहते हैं। ओके। लाइफ इज अबाउट 2 थिंग्स, द डेस्टिनी एंड द फ्री विल। इसके कॉम्बिनेशन से जिंदगी चलेगी। अब एक
एक कपल है जिसने कंसीव किया, ठीक है, नेचर ने आपको जो देना था दे दिया, जी। आपने बाय विश उसको अबॉर्ट कर दिया, ठीक है। नेचर का प्लान था तो आपने कंसीव किया, जी। अब आपने बाय विश उसे अबॉर्ट कर दिया। ये आपकी फ्री विल थी, नेचर ने आपको रोका नहीं। आपने अपना, आप जो करना चाहते थे उसने करने दिया आपको। 3 साल बाद अब आपको चाहिए, अब नहीं हो रहा। अब कॉम्प्लिकेशंस चाहे जो भी हो, लेकिन नहीं हो रहा। अब जब नहीं हो रहा, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल? नेचर ने तो दिया था आपको, आपने उसमें छेड़खानी की, तो अब वो लेसन आपके लिए बन गया, अब आपको समझना अच्छा, अगर यही शख्स अब आपके पास आ जाए और उसको ये पता लग जाए कि आपने उसको उसकी रीडिंग की और तमाम चीज़ें करने के बाद आपने कहा कि भाई आपने ये गलती की थी जिसका खामियाजा आपको भुगतने के लिए मिला, अब क्या कोई वहाँ सोल्यूशन या रेमेडी होती है कि वो उन चीज़ों को रिवर्स कर पाए? ये रीडिंग करी हुई है मैंने, ये रिजॉल्व हुआ है ऑलरेडी। ओके। एक लेडी आई थी, नहीं हो रहा था, मतलब 8-9 साल कंसीव नहीं हो रहा था, आईवीएफ फेल हो चुके थे, मेडिकल कोई कंडीशन नहीं थी। तो मैंने कहा आप अडॉप्ट कर लो, बोली नहीं मानेंगे मेरे फैमिली के लोग। मैंने कहा देखो आपको थोड़ा सा धैर्य रख के कन्विंस करना पड़ेगा, पर मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि आपकी ब्लॉकेज रिमूव हो जाएगी अगर आपने एक अडॉप्ट कर लिया तो। जी। वो पीछे से अबॉर्ट करने की एक टेंडेंसी चली आ रही थी, इस बार भी वो एक अबॉर्ट कर चुकी थी ओके। इनिशियल डेज ऑफ द मैरिज। उन्होंने अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को कन्विंस किया। देखो ये एक सिनेरियो है, मल्टीपल पीछे के एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, सब पे हो सकता है ये काम ना करे। तो उन्होंने एक अडॉप्शन किया, 1.5 साल बाद अपना कंसीव हुआ, अपना बेटा हुआ उनका। तो ब्लॉकेज रिमूव भी आप ही करने वाले हो, और कोई नहीं कर सकता आपके रास्ते की ब्लॉकेज। आपके, अगर आपका एग्जाम है तो आप ही पढ़ोगे, आप ही लिखोगे, आप ही क्लियर करोगे। दूसरी, ईश्वर या भगवान से हम स्ट्रेंथ मांग सकते हैं कि लाइक आई एम गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, मेरी एक सिचुएशन है, मैं टफ टाइम से गुजर रहा हूँ, तो गिव मी सम स्ट्रेंथ कि मैं ये क्लियर कर लूँ अपना। वो दे देंगे आपको, बट भगवान आपकी जगह कर्म करने नहीं आएंगे, वो आप ही को करना पड़ेगा। अच्छा, एक बहुत क्लियर कट तरीके से पूछता हूँ, कहते हैं ना कि दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे ना कोई। तो जब दुख आता है ना, जब ट्रॉमा होता है लाइफ में, कोई स्ट्रेस होता है लाइफ में, कोई चैलेंजेस आते हैं, तब इंसान को लगता है किसी एस्ट्रोलॉजर से मिल लेना चाहिए, किसी रीडर से मिल लेना चाहिए, किसी हीलर से मिल लेना चाहिए। किस तरीके के लोग, या ऐसा कहें कि किस तरीके के लोग हैं जिनसे हम नहीं, जिनका सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे, और किस तरीके के लोगों को हम सोल्यूशन दे सकते हैं? देखिए ऐसा है, अब कोई बच्चा अगर ब्लाइंड पैदा हुआ जी, तो मैं उसकी ब्लाइंडनेस नहीं हटा सकता। कोई ऑटिज्म में पैदा हुआ, कोई फिजिकल, कोई डिसेबिलिटी के साथ आया है। और अब एक चीज़ हम देखते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे हुए जो पूरी ज़िंदगी भुगतते ही रहे, अच्छे परिवार में पैदा हुए थे, सब कुछ था, लेकिन इंडिविजुअल लाइफ अच्छी नहीं रही जी। पूरे जीवन कोई ना कोई परेशानी आती ही रही। अब ऐसा है कि जिसके जीवन में नेचर ने ये लिखा है, आप फॉर एक उदाहरण के तौर पे आप बहुत सारी गड़बड़ियाँ करके गए हो जी। और इस बार नेचर आपको बिल्कुल लो प्रोफाइल पे ऐसे रखेगी कि आपका सब कुछ सेटल कराए, तो आपको ऐसी जगह भेज देंगे जहाँ सिर्फ खाना कमाने की फाइट होगी, आप कुछ और नया गड़बड़ नहीं कर पाओगे, सोच ही नहीं पाओगे। यही तरीका है नेचर के सेटल कराने का, और कोई तरीका नहीं। ओके। तो वहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई पंडित, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई रीडर, कोई हीलर वो नहीं बदल सकता जो विधि का विधान है। लेकिन जो चीज़ें लर्निंग और लेसन्स की तरह हैं वो रिजॉल्व हो जाती हैं। आइडेंटिफाई कैसे होगा कि ये विधि का विधान है? यही तो हम ढूंढते हैं कि क्यों हो रहा है ये। जो सॉल्व हो सकता है वो पता चल जाता है, जो नहीं हो सकता हम हाथ जोड़ के साफ बोलते हैं कि ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम हेल्पिंग हैंड्स हैं। आप क्रिएटर हो जी। अब मान के चलो कि शादी नहीं हो रही किसी की, पीछे कुछ ऐसा हुआ था कि नहीं हो रही थी, तो मेरा कहना ये होता है कि आप बैलेंस करने की तरफ चलना शुरू करो। ओके। आप कुछ नेचर का एक सिंपल सा या यूनिवर्स का एक सिंपल सा सिस्टम है, आप जो यूनिवर्स में कर्म करोगे या एनर्जी की तरफ फ्लोट करोगे वही वापस आएगा। तो अगर शादी नहीं हो रही, आप किसी की शादी में डोनेट करते हो, गरीब की या ऐसे बच्चों की जिनके साथ ज़्यादा तकलीफ़ें, तो हो सकता है कि ये यहीं ख़त्म हो जाए इस बार में। ओके। या हो सकता है आगे जाके कोई रास्ता खुल जाए, बट अभी तो ब्लॉकेज है, अभी तो ये नहीं लिखा हुआ किसी भी एंगल से। रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी की
जो दोनों की वाइब्रेशंस है वो एक ही डायमेंशन में जाती हैं। हम एस्ट्रोलॉजी पे देखते हैं तो भी वो वैसी दिखता है, रीडिंग में देखते हैं तो बस हमें क्यों पता चल जाता है कि क्यों ऐसा है और क्या करके उसको बैलेंस कर सकते हैं वो पता चल जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हो सकती तो फिर वो नहीं हो सकती। आप क्या मानते हैं कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है, लोगों को भले ही कोई प्रॉब्लम ना हो बट फिर भी वो चाहते हैं कि ठीक है अपना पिछला जन्म ही देख लो, कुछ है या नहीं है कुछ पता ही कर लो, हम पिछले जन्म में कहाँ थे यही पता कर लो। या लोगों का ये भी एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट होता है कि भाई मेरे फादर की डेथ हो गई, अभी वो कहाँ हैं। बहुत सारे लोग इससे भी रिलेट करते हैं कि मेरे फादर की डेथ हो गई और उसके तुरंत बाद मेरे घर में एक कहीं पर भी या रिलेटिव में आप आस पड़ोस में एक बच्चा पैदा हुआ, मुझे लगने लग जाता है कि यार वो जो है वो मेरे फादर जैसा एक्ट करता है, या ऐसे सिनेरियोज आते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट करते हैं। क्या इस चीज़ को भी जाना जा सकता है या जानना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि हर चीज़ जानने के लिए भी नहीं होती। जाना जा सकता है। देखिए ऐसा होता है कि कई बार जब हम रीडिंग में होते हैं ना तो आपका कोई एंसेस्टर, फादर, ग्रैंडफादर, मदर, ग्रैंडमदर, कोई और रिलेटिव जी। वो रीडिंग में अपनी प्रेजेंस शो कर देता है। तो अच्छा। हम आपको ये एक बताने की कोशिश करते हैं कि लगभग अपीयरेंस कैसा है और आप ये रेजोनेट कर पाते हो कि ये मेरा कौन है। लेकिन वो कहाँ है, क्या कर रहा है, दोबारा कब आएगा, रीबर्थ कब लेगा, इसका डिसीजन नेचर लेती है। ये कब आएगा ये नहीं बता सकते, लेकिन अगर आ गया है तो ये पता कर सकते हैं कि क्या ये वही है। ओके। तब कर सकते हैं, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। ऐसा लोग कराते हैं? लोग ज़्यादातर ये पता करने आते हैं कि जैसे मैं आपको अभी एक रीसेंट केस बताता हूँ। एक लेडी और उनकी बेटी आई मेरे पास, तो उनके बेटे की डेथ हुई दिवाली के दिन। तो रीडिंग शुरू हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आपके बेटे के साथ कोई झगड़ा हुआ था शायद दिवाली के कुछ? बोले हाँ 2 दिन पहले झगड़ा हुआ। तो क्योंकि मेरे को वो रीडिंग में दिख रहा था। बोले हाँ हुआ था। अब बेटे को स्ट्रोक आया था, मेडिकली प्रूवन है, वो स्ट्रोक से गया, बाकायदा वो लोग हॉस्पिटल ले गए, स्ट्रोक था, सारे सिम्टम्स थे। वहाँ जाके उसकी हार्डली मानो अब 25 मिनट्स में डेथ हो चुकी थी उसकी। ओके। तो बहुत क्विक था सब कुछ, कोई वेंटिलेटर नहीं, कोई लंबा प्रोसेस नहीं, क्विक फर्स्ट डोर से एग्जिट मिली और वो चला गया। अब वो कहाँ है, क्या वो अपना लाइफ स्पैन पूरा करके गया है, क्या किसी ने उस पर ब्लैक मैजिक कर दिया था जो उसके साथ, क्योंकि वो कम एज का था? जी। नहीं, वो अपनी टाइम पूरा करके गया। उसने शादी नहीं की थी, बच्चे नहीं हैं, घर बना गया, इनफ पैसे जोड़ गया, इतना ही टेन्योर लिखा था, पूरा करके चला गया। ये पूछने बहुत सारे लोग आते हैं किसी की डेथ, क्या वो हमसे दोबारा मिलेंगे? हाँ, अगर उनका बर्थ तब तक नहीं हुआ और वो ऐसा कोई मैसेज डिलीवर करते हैं तो हम आगे कन्वे कर देते हैं, बट हम ढूंढने नहीं जाते सोल को। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट मैंने बहुत पढ़ा, ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट्स का। ये ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट्स की होते हैं? हाँ हाँ, ट्विन फ्लेम बड़ी पुरानी इस पे लिखी हुई एक लाइन है कि शिव ने अपने त्रिशूल से आत्मा के 2 हिस्से किए। ठीक है, आपका ट्विन फ्लेम वो होता है जो आपका ही आधा हिस्सा है। तो जर्नी ना एक रिले रेस की तरह चल रही है। ओके। जब आप यहाँ हो तो वो वहाँ है, जब वो आएगा तो आप जाओगे, तो जर्नी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जर्नी बहुत लंबी है। जैसे हम बोलते हैं ना अर्धनारीश्वर, शिव और जी। मतलब 2 हिस्से हैं ना जी। तो यूजुअली क्या होता है कि इस जर्नी को पूरा करने के लिए आपको 2 हिस्से में बांट दिया है, आधा हिस्सा इधर। ऐसा भी होता है कि दोनों एक साथ दुनिया में हैं, ऐसा भी होता है। मिलोगे तब जब आप अपने लास्ट बर्थ में पहुंच जाओगे। ओके। फिर आपको साथ में एग्जिट मिल जाएगी। पर ट्विन फ्लेम आपस में शादी नहीं करते, ये गलत है कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग सर्च करते हैं कि मेरा ट्विन फ्लेम कहाँ है, या बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है ये मेरा ट्विन फ्लेम है। हाँ, तो आप एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करते हो, एक्चुअली में अट्रैक्ट नहीं करते। ओके। हाँ, मतलब आप उसे अट्रैक्ट, आप अपने आप से शादी कैसे कर लोगे? आपका जो सोल, आपका जो पार्टनर आएगा वो होगा जो आपका गैप फिलर होगा एक्चुअली में, जो आप में कम है वो उसको पूरा करेगा, जो उसमें कम है आप उसको आपका अधूरा हिस्सा होगा। पजल गेम की तरह जो वो सिचुएशंस क्रिएट करेगा और आप उसके लिए करोगे कि दोनों एक दूसरे के फिर लाइफ। तो इस दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कोई ये पता भी कर पाएगा कि मेरा ट्विन फ्लेम है भी या नहीं है। देखो, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट अगर कोई करेगा
तो उसकी तरफ शायद नोटिस भी नहीं करेगा। सवाल ये है कि आप ढूंढने क्यों जा रहे हो, आप ढूंढने क्यों जा रहे हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत जी। कॉमन केसेस जो हमारे पास आते हैं, बहुत कॉमन। जी। अब एक 30 साल से 45 साल या 50 साल के बीच के एज के इंसान का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, 90% केसेस में एंगल रोमांटिक नहीं होता। ओके। रोमांटिक एंगल नहीं है, इमोशनल एंगल है। क्योंकि बैलेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, तो आप डिपेंडेंसी लेने कहीं बाहर जा रहे हो जी। और आप एक हीलर या रीडर से उस चीज़ का एक अप्रूवल चाहते हो कि हाँ ये मेरा ट्विन फ्लेम है इसलिए मैं इसके पास है, जबकि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ओके। आप, हो सकता है वो आपका कोई सोल कनेक्ट हो पुराना, आप उसकी वो ऑपोजिट जेंडर में हो तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, ये पॉसिबल है। या फिर यू आर टेकिंग अ स्टेप अहेड बियॉन्ड योर सोल पाथ, ये भी हो सकता है। तो मैं ऐसी किसी चीज़ को प्रमोट भी नहीं करता कि हाँ वो तुम्हारा 12 फ्लेम है तो। आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो सही है वो तुम इस वजह से हो या तुम जिस डायरेक्शन में, क्योंकि रीडिंग शुरू करते ही ये पता चल जाता है कि आपको कोई अफेयर चल रहा है क्या। ओके। बिल्कुल चल जाता है। और मैं फिर ब्लंटली बोलता हूँ कि आप गलत कर रहे हो। इसका नुकसान मुझे नहीं होगा, मेरा आपका आधे घंटे 1 घंटे का सेशन है और मेरा काम ऑथेंटिकली आपको सच बताना है। जी। आगे जाकर के जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, अगर उसके इंसाइट्स मिल रहे तो मैं वो भी पहले ही बता दूंगा कि हाँ ये चल रहा है और ये गड़बड़ होने के चांसेस हैं। ओके। सो इट्स यूजुअली उसका पार्टनर पूछने आता है, कोई आदमी खुद ही नहीं पूछने आता कि मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल। तो पार्टनर का क्या ऐसा हो रहा है जो उसका कंपेनियन बाहर जा रहा है, ये फेल हो रहा है, तभी दूसरा बाहर जा रहा है। तो इम्प्रूवमेंट इसको भी करने की जरूरत होती है, डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो क्या है। बहुत सारे टाइप के सिनेरियोस प्रोड्यूस होते अच्छा, इसी चीज़ को मैं थोड़ा और एलिवेट करता हूँ। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। अभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आपने बात की, एक एप्लीकेशन बनाई गई जिस पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप चला सकते हैं, वो स्पेशली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए थी। इसके अलावा टिंडर से लेकर बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो डेटिंग ऐप्स हैं। क्या यहाँ पर जितने भी लोग हैं या जितने भी लोग इन ऐप्स का यूज़ कर रहे हैं, सब अपने कर्मा खराब कर रहे हैं? सर देखिए ऐसा ये है, दोनों अलग अलग टेंजेंट है। एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो कमिटेड है किसी के साथ, दूसरा है डेटिंग ऐप जिनकी कमिटमेंट नहीं है, वो अपने फन या फिर अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए जा रहे हैं। ये डिपेंड करता है। Okay. डिपेंड ये करता है कि जैसे जो नई सोल्स होती है ना, न्यू सोल्स, मतलब सोल की एज को हम कैलकुलेट करते हैं द नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव टेकन द ह्यूमन बर्थ, क्योंकि तब आप कर्म करोगे और वो काउंट होगा। जी। एनिमल्स के कर्म काउंट नहीं कर रही नेचर, क्योंकि वो इंटेंशनली कुछ नहीं कर रहा। अब भाई आप सड़क पे कुत्ता बैठा है, आप उसके बाजू से निकलो, उसको कोई दिक्कत नहीं है आपसे। अगर आपने उसे छेड़ा तो वो रिएक्ट करेगा, बिल्कुल। अदरवाइज उसको कोई ज्यादा तकलीफ किसी से नहीं है। तो अब न्यू सोल्स का आइडिया होता है सब कुछ एक्सप्लोर करने का, वो भी जाके देखना है, वो भी जाके देखना है, वो भी जाके वहीं से कर्म प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं, अच्छे या बुरे दोनों तरह के। वो संचित में स्टोर होते जाएंगे, फिर वो आगे आएंगे आपके सामने। तो अब अगर आप, और एक स्थिर आदमी जिसकी वक्त पे शादी हो गई, वक्त पे बच्चे हो गए, उसकी लाइफ में वैसे भी लोग हैं और ऐसे भी लोग हैं। जी। सेम उम्र में दोनों तरह के लोग हैं, लेकिन दोनों की जिंदगी अलग अलग तरह से चल रही है। तो आप कितना एक्सप्लोर कर चुके हो, कितने लेसन्स, आप अगर 10वीं क्लास में हो और 4थी क्लास का बच्चा जो पढ़ रहा है, आप वो वहां से गुजर चुके ना, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं उन सारी चीजों में, तो आप उधर जाओगे ही नहीं। लेकिन जो 4थी क्लास में है, वो 4थी के बच्चे की तरह ही तो रिएक्ट करेगा, तो वो 4थी में है अभी, उनको मजा आ रहा है इन सारी चीजों में। और जो उससे गुजर चुका है उसका वो खत्म हो चुका है। तो ये अब जब वो ये यहाँ से गुजरेगा, फिर ये लेसन्स बनेंगे उसके लिए, आगे आगे सामने आएंगी चीज़ें, वो लर्निंग्स होंगी, ऐसे ही साइकिल चलेगा। 2 बच्चे ट्विंस पैदा हुए, ठीक है, वो अलग अलग एक ही लगभग मैं कहता हूँ 30 सेकंड के डिफरेंस पे पैदा हुए, बिल्कुल। लेकिन क्या ज़िंदगी सेम होगी? नहीं। क्या सेम तरह की चीज़ें मिलेंगी? नहीं। क्या सेम अचीवमेंट्स और सेम हर्डल्स होंगे? नहीं। क्या सेम टाइम पे मरेंगे? नहीं। पर हमारे लिए तो वो दोनों बराबर थे एज अ ह्यूमन प्रॉस्पेक्ट, बट हो सकता है सोल एक बहुत ऊंची हो और एक नई वाली हो, तो अलग अलग टाइप की ज़िंदगी जिए। जैसे आप ये केस स्टडी के तौर पे मैं देख चुका हूँ ये वाले सिनेरियो के। एक ही माँ अपने 2 बेटों के बारे में पूछने आई, दोनों 34 साल के हैं, एक यूएस में सेटल्ड है, एक को वो ड्रग से बाहर निकालना चाहती है।
बहुत सारे सिनेरियोज में ऐसा बहुत होता है। सारे सिनेरियोज में से होगा। तो वो क्या कर रहा है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, वो क्या कर रहा है वो कम्प्लीटली, दोनों की सोल जर्नी ही डिफरेंट है। और इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं कि वो किस फैमिली में पैदा हुए। फैमिली ने तो दोनों को एक जैसा सर्व किया, पर रास्ते दोनों के अलग अलग तरीके से मूव होने लगे। इस पे डिपेंड करता है। इन दी एंड मेरा सिर्फ एक ही सवाल है आपकी सारी चीज़ों को सुनने और समझने के बाद, और मुझे लगता है होपफुली कि बाकी सबका भी यही सवाल होगा, फिर ज़िंदगी को जीना कैसे चाहिए, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना चाहिए? देखिए सर, दो इस बात के एंगल हैं। पहला डायमेंशन तो ये है कि जब रामचंद्र जी की शादी होने वाली थी तो ऋषि वशिष्ठ जो उनके गुरु थे, जी उनके पोते हैं ऋषि पराशर, जिन्होंने पराशरी लिखी है। जी। ठीक है। तो ऋषि वशिष्ठ ऑलमोस्ट मतलब उनसे 2 जनरेशन पीछे के ज़्यादा ज्ञानी और उस समय के एक मतलब नॉलेजेबल, Scholar भविष्य हैं, दृष्टा और ज्योतिष के जानकार। जी तो वो कभी ये तो नहीं कह रहे थे कि ऐसा करो, जब सीता जी से विवाह होने वाला था, कि तुम ये चलेगा नहीं यार ठीक ठाक। या उनके जब राज्याभिषेक होने वाला था तब भी वो नहीं बोल रहे थे कि ये कुर्सी मिलने ही नहीं वाली तुम्हें। बिल्कुल। वो बोल रहे थे कि चलो एक काम करते हैं, थोड़ी राहु मंगल की पूजा करते हैं, ये सब ठीक कर देंगे इसको। वो बोल रहे थे अपने प्रारब्ध को एक्सेप्ट करो, जो रोड मैप तुम लिखा लाए हो जी वो तुम्हें कहीं लेके जाने वाला है। मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ रोड मैप के बारे में, बदल नहीं सकता, वो तो वही रहेगा। तो अगर आप अपने प्रारब्ध को एक्सेप्ट करके आने वाले चैलेंजेस के हल निकालने की तरफ जाओ, तो मैं आपको बताऊं तुषार जी, मेरे पास 80 साल के लोग भी आते हैं। जब उनसे सवाल पूछो कि आपको इस, देखिए हमें 20 की उम्र में ज़िंदगी अपना हैंडओवर दे देती है कि अब ये तुम्हारी हुई। बिल्कुल। 25 से 30 के बीच में वो अर्ज शुरू होती है कि ये गाड़ी चाहिए, ये घर चाहिए, इतने पैसे होने चाहिए, और 50-55 तक वो ख़त्म हो जाती है। 30 से 55-60 के बीच इतनी तो ज़िंदगी है, 20-25 साल की। और इसी के बीच में एस्ट्रोलॉजर भी चाहिए, हीलर भी चाहिए, रीडर भी चाहिए, दुनिया देख लेता है सब एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो जाएगा, पैसे का गड़बड़ कर लोगे, सब हो जाएगा। 60 के बाद आदमी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाता, अपने लिए तो नहीं जाता, अब उसको एक्सेप्ट कर लेता है, जो होना था हो गया, अब इतना ही है। लेकिन उस उम्र के लोग भी हमारे पास आते हैं ये पूछने की, यार पता है अब जाने का टाइम आ गया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि अंदर से नॉकिंग बंद नहीं हुई, कुछ तो रह गया अभी अधूरा, क्या करने आए थे जो अभी बाकी है, वो भी ढूंढते हम कि आप क्या बाकी रह गया ताकि वो उसको पूरा कर ले। देखो सिंपल है, आप एट द टाइम ऑफ डेथ जी क्या लास्ट इमोशन लेके गए वही लेके आने वाले हो दोबारा। अगर कंप्लीशन और सेटिस्फैक्शन लेके गए तो अगली बार बहुत आराम से ठीक चुन के आओगे। यहाँ का बैगेज यहीं ख़त्म हो गया, बिल्कुल, कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ, तो वही प्रारब्ध है, उसे एक्सेप्ट करके जो लेसन हैं कंप्लीट कर लो। एट द एंड सुकून, शांति, सेटिस्फेक्शन सब आ जाएगा। अब वो एस्ट्रोलॉजी से कर लो, रीडिंग से कर लो, हीलिंग से कर लो, चाहे जैसे कर लो, उसको मेन एंड गोल यही है। मतलब सारी चीज़ों का निचोड़ बस एक है कि आपका कर्मा जैसा होगा। हाँ। आप अच्छा कहते ये भी है ना कि बहुत सारे लोग ये मानते होंगे कि मैं जो करता हूँ उसका फल मुझे कुछ दिनों बाद मिल जाता है, कुछ महीनों बाद मिल जाता है। तो कर्मा, एक आखिरी बस मेरा सवाल है कि कर्मा क्या हमारा सिर्फ अगला जन्म ही डिसाइड करता है या इस जन्म की चीज़ें भी डिसाइड कर लेता है? एक मेरे पास ज्वेलर आए थे जी कुछ वक्त पहले, तो काफ़ी रिनाउन हैं, काफ़ी पैसे हैं, तो उन्होंने काफ़ी हेरा फेरियाँ करी, गोल्ड में चीज़ें मिलाई। ऐसे तबके के लोग जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, उनको ठीक रेट पे सस्ता सामान मिलावटी बेचा। एक टाइम के बाद पैरालिसिस हो गया। तो अब सवाल ये है कि ये यहीं का यहीं शुरू हो गया, बिल्कुल यहीं शुरू हो गया। इसका डिसीजन तो नेचर लेगी, बिल्कुल लेगी नेचर। तो ये उन लोगों के लिए एक समझने वाली बात है जो कहते हैं कि अभी करो, अगले जन्म को अगले जन्म में देखेंगे। तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि ये इसी जन्म में भी भोगना पड़ सकता है। अगर आप ऐसे किसी टाइप की ज़िंदगी जी रहे हो जिसमें आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, ठीक है, आपकी पत्नी का आप कुछ सेटल करवा रहे हो, करवाते जा रहे हो जी, फिर आपकी बेटी हुई, वो बड़ी हो गई, उसकी शादी करी आपने, अब उसकी शादी में प्रॉब्लम चल रही है और आप बहुत परेशान हो।
तो कौन जिम्मेदार? मैंने बोला था ना, फैमिली कॉन्स्टलेशन भी एक चीज होती है, बिल्कुल। संयुक्त कर्म। आपने वाइफ का सेटल कराया, करवाया, लेकिन अब आप करते गए करते गए करते गए, वो भोगती गई जी। अब बेटी बड़ी हो गई, वो उसका सामने आ गया, हो सकता है कि वो सामने आया, वाइफ की डेथ हो गई, वो चली गई, अब सामने रखा है आपके। तो ये ना बड़ा वास्ट है समझ लेने के लिए। लेकिन मुझे लगता है जिसने ये समझ लिया उसने आधी जिंदगी को समझ लिया, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ी सी। दुख दर्द जो है ना वो एक सिर्फ फीलिंग है। दुख दर्द ऐसा है, अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपकी राहु की महादशा चल रही है, ये शनि की 7.5 चल रही है, तो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोलोगे कि हाँ भी तकलीफ वाला टाइम है। बिल्कुल। मैं इस चीज़ को ऐसे देखता हूँ कि जब आपका ऐसा पीरियड चल रहा है और आपको पता भी है कि मेरा टाइम ठीक नहीं चल रहा, पंडित चाहे जो भी बोले, तो आप वाइल टेकिंग एवरी सिंगल स्टेप आप बहुत कॉन्शियसली काम करते हो कि यार वैसे ही टाइम ठीक नहीं चल रहा है, जबरदस्ती पंगे नहीं लेता, बिल्कुल। कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहा जिसमें कोई और तबाही मेरी तरफ आ जाए। दैट इज अ टाइम ऑफ लर्निंग। और जैसे ही टाइम ठीक होता है, चाहे कोई बताए या ना बताए, आप खुल जाते हो, आप सब करना शुरू कर देते हो। दैट इज अ टाइम ऑफ टेस्ट। आप अपनी सारी गलतियां उसी टाइम में करते हो जिसकी लर्निंग इस वाले टाइम में शुरू होती है। अच्छा या बुरा कुछ नहीं है, ईदर यू आर इन अ लर्निंग फेज और इट्स अ टाइम टू मेक मिस्टेक्स। जब अच्छा टाइम होता है, आप किसी को भगवान को, मतलब खुद ही को भगवान मानने लगता आदमी। पॉइंट है। तो आपको गलती करने का भी टाइम दिया गया, वही टाइम है जब आपका टेस्ट हो रहा है, करो कितनी कर लोगे, फिर वो शिफ्ट लेगा, फिर आपको समझ में आने, और उसी टाइप के लेसन्स आपके सामने आना भी शुरू हो जाएंगे। तो देर इज नो अच्छा टाइम, देर इज नो बुरा टाइम। या तो आप लर्निंग फेज में चल रहे हो या टेस्टिंग फेज या में। टेस्टिंग फेज में चल रहे हो। अब आप ये देख लो कि अगर लर्निंग में हो तो मैं कैसा हूं, टेस्टिंग में हो तो मैं कैसा हूं, तो आपको खुद ही समझ में हो जाएगा इन दोनों चीजों का जिम्मेदार मैं ही हूं। मतलब देखो, हम यूजुअली जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या हीलर के पास जाते हैं तो 99% लोग विक्टिम होते हैं। बिल्कुल। मैं विक्टिम हूँ, दोषी तो राहु है। अरे राहु नहीं है दोषी, दोषी तुम्हारे कर्म है। तो उसको दोष देने की ये कोई भी मोडालिटी आपको विक्टिम बनने के। एस्ट्रोलॉजर से पूछा, ये मेरा ये नहीं हो पा रहा है, उसने बोला ये प्लैनेट यहाँ बैठा है, तो हमको ये लगा कि इसकी वजह से नहीं हो रहा है। वो जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार तुम्हारे कर्म है जिसकी वजह से वो प्लैनेट जिसकी वजह से वो वहां बैठा है। तो तुम सुधारो कर्म को, उसका असर कम हो जाएगा अपने आप। बिल्कुल सिंपल है ये, और एक्चुअली हो जाता है, बिल्कुल एक्चुअली हो जाता है। क्योंकि नेचर ने उन सारे प्लैनेट्स को ही ये हुक्म दिया है कि इसके कर्मों को ऐसे ऐसे इसके ऊपर भुगतना है इसको, इसीलिए प्लैनेट्स वहां पर बैठें और इसकी पूरी लाइफ को ड्राइव करें। यही वजह है कि कुदरत ने उन ग्रहों को उन जगहों पर प्लेसमेंट दी और आपको उस पर्टिकुलर टाइम पर पैदा किया। आपको एक बस का स्टीयरिंग दे दिया जी, लेकिन वो बस किस रूट पे चलेगी ये नेचर डिसाइड करेगी। ड्राइव आप ही को करना है। अगर आपको खतरों का खिलाड़ी बनाना है तो चलाओ हिमाचल की सड़कों पे जी। और अगर आप काफी हद तक चीजों से बाहर आ चुके हो, विराट वाले रास्ते पे पहुंच गए हो जी, तो फिर स्ट्रेट रोड पे चलाओ गाड़ी, कोई हर्डल ज्यादा नहीं आने वाले हैं। अब डिपेंडिंग आपको कितना एडवेंचर चाहिए, क्योंकि आप एक चीज को सोचो, इस जन्म में अगर मैं ऐसे एप्स पे हूं शादी और बच्चे होने के बाद जी, जहां पे मेरे कई अफेयर्स चल रहे हैं, तो कोई मेरी वजह से सफर कर रहा है, बिल्कुल मेरे वाइफ, मेरे बच्चे और मेरी चीज, बिल्कुल। तो वो मेरे तरफ वापस आएगा एक दिन। नेचर मुझे ये सिखाएगी कि ये सब गलत माया है और तुम गलत जगह पे हो। और मेरी सोल भी अगर एट द एंड इवॉल्व होना चाहती है तो उसको ये लेसन्स लर्न करने पड़ेंगे। तो फिर मैं वहाँ से गुजरूंगा जहाँ मुझे रिलेशनशिप की तकलीफ़ें होंगी, मेरी शादी नहीं होगी या रिश्ते टूट जाएंगे, फिर डिप्रेशन आएगा, फिर दूसरी चीज़ें आएंगी, फिर वो राहु या केतु आएंगे, फिर एट द एंड मैं उसे सुधारूंगा। तो दिस इज़ हाउ द लाइफ साइकिल गोज ऑन। कुल मिलाकर एट द एंड बॉटम लाइन जो मिलती है वो ये है कि जो आपने बात कही कि लाइफ में सुख और दुख या अच्छा या बुरा नहीं होता, टेस्टिंग एंड लर्निंग का टाइम होता है। डिपेंड करता है कि आप लर्निंग टाइम में क्या लर्न करके और टेस्टिंग टाइम के टाइम पर आप कितना कंट्रोल अपने आप को रखते हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। सो वंस अगेन थैंक यू, आप स्टूडियो में आए। आप जिस तरीके से समझा रहे थे चीज़ों को, बहुत हद तक मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है चीज़ों को लेकर। आई होप आप सबका भी हुआ होगा। सो इन दी एंड आप हमारे व्यूअर्स से
क्या कहोगे जो, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को डील करते हो, आप देखते हो कि लोगों की जो लाइफ चल रही है वो एक मास लेवल पे किस तरफ चल रही है, तो एट द एंड हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आप क्या कहोगे? ये सबसे पहले तो मैं एक्चुअली मैं जब भी किसी पॉडकास्ट पे जाता हूँ मैं हाथ जोड़ के ये माफ़ी मांगता हूँ जी कि लोगों की तकलीफ़ों से मेरा काम चलता है। जी। और मैं, मेरे पास जो भी आता है ना, कोई खुशी से मुझे फ़ोन नहीं करता, कोई तकलीफ में ही याद करता है। तो इसके लिए मेरे अंदर से बड़ा वो रहता है कि मेरा काम जो है वो तकलीफ़ों वाला है। मैं एक हेल्पिंग हैंड हूँ, किसी के लिए भी हूँ, कभी भी अवेलेबल हूँ, किसी भी टाइम पे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन बाहर आप अपने आप को खुद ही निकालोगे। मेरे पास आपको बताने के लिए आपकी ज़िंदगी का सच है। अगर आप एक्सेप्ट करने तैयार हो तो मैं रास्ता निकलवाने में आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मैं बस इसी एक फॉर्मेट पे चलता हूँ। मैं कोई रेमेडी नहीं बेचता कि पैसे जल्दी कैसे आ जाएंगे, या जैसे मेरा ऐसा कुछ ये भी कहना नहीं होता कि आप आज मेरे पास आए हो कल सब कुछ ठीक होने वाला है। तुषार जी को एक चोट लगी है, तुषार जी डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ये थोड़ी बोलेगा मेरे पास आ गए तो अभी इसको ठीक करते हैं। नहीं, वो बैंडेज कर देगा, दवाई दे देगा, बट चोट अपने टाइम से ठीक होगी। बिल्कुल। तो मैं आपको बैंडेज करा आप राइट डायरेक्शन दे सकते हो जहाँ से सोल्यूशन मिलेगा, बस इतना ही है। भटकना नहीं पड़ेगा। दैट्स इट। तो अगर आप भटकना नहीं चाहते, तो आप जैसे बहुत सारे लोग हैं और आप भी हैं, सो आप लोग कहीं ना कहीं सही रास्ते पर, सही मंजिल पर, सही गाइड के पास पहुंचे। जो कहते हैं ना कि कुरुक्षेत्र के मैदान में भी अर्जुन की जीत ना होती अगर कृष्ण साथ ना होते, है ना। तो कृष्ण का होना लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। सो वंस अगेन थैंक यू, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पॉडकास्ट यहाँ तक देखा। वंस अगेन मिलेंगे फिर किसी और पॉडकास्ट में, फिलहाल के लिए धन्यवाद, नमस्कार।